हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। आज हम अपना जो प्रोनाउन चैप्टर की कंप्लीट सीरीज़ है उसका 5th पार्ट आज डील कर रहे हैं। विच और व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने हैं इसमें हमें आज। और इस सेगमेंट को डील करने के लिए मैंने आपके लिए प्रोनाउन चैप्टर से हट के आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया है एडजेक्टिवल, एडवर्बियल एंड नाउन क्लॉजेस। ठीक है, वो क्लॉजेस वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ज़रूरी है जब हमें इसको डील करना है। तो मेरे भाई, जैसा हर बार मैं कहता हूँ, देखो अब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल और नाउन क्लॉजेस का पता होना चाहिए इसको समझने के लिए। और अगर आपने को यही नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या होता है तो फिर ये लेक्चर तो वेस्ट हो जाएगा ना। सीधी बात बताऊँ मेरे भाई, मैं ना फॉर्मेलिटी नहीं करना चाह रहा हूँ इधर यूट्यूब पे ना कि हाँ 5 मिनट का कोई भी लेक्चर डाल दिया, लो जी ठीक है उस पर व्यूज़ आ जाएं। मैं आपको कंप्लीट कोर्स देना चाह रहा हूँ। इसमें मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ इंग्लिश नाम से। ठीक है, आप उसको क्लिक कर लेंगे तो आपको सीक्वेंस में बिल्कुल बेसिक से कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वहाँ से आपको एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप पिछले वाले वीडियोस देख लें। इस वीडियो को देखने से पहले शुरू कर लेते हैं। हमने ना पहले रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और दैट कवर कर लिया था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम विच का बात कर रहे हैं, विच और व्हाट की। चलो देखो ज़रा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हु हुम लगता है ना, ये तो लगता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है जी। और ये जो विच लगता है ये लगता है एनिमल्स के लिए। देखो हु हुम पे आपको एक सेंटेंस अगर मैं याद करवाऊं, दे रिवार्डेड द मैन, दे रिवार्डेड द मैन, अपनी हु हुम में पढ़ा था अपन ने। हु सेव्ड द चाइल्ड, अब ये हु किसके लिए लगा, मैन के लिए। जो एक ह्यूमन बींग के लिए लग जाए वो क्या है, हु हुम हो गए अपने। अब विच लग सकता है किसी एनिमल के लिए, मैं कहूं द डॉग विच वॉज रनिंग ऑन द रोड वॉज हिट बाय अ ट्रक, द डॉग विच वॉज रनिंग। अब ये विच किसके लिए लग गया, डॉग के लिए। ऐसे थिंग्स को भी रेफर कर सकता है, द बैग विच यू बॉट वॉज मेड ऑफ लेदर, द बैग विच यू बॉट। अब ये विच क्या हो गया, किसके लिए लग गया, थिंग्स के लिए। बैग क्या है, थिंग है। अब ये तीसरा वाला जो काम है ना, आज अपने को यही समझना है। ठीक है, ये जो दैट होता है ये सबके लिए लग जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी लग जाता है। द बॉय दैट यू सॉ देयर, ऐसे करके बॉय के लिए भी लग जाएगा। द बैग दैट यू बॉट, बैग के लिए भी लग जाएगा। एनिमल के लिए भी लग जाएगा, द डॉग दैट वाज मूविंग ऑन द रोड, ऐसे करके। तो ये दैट जो है सबके लिए लग जाता है। और व्हाट का भी हम काम समझेंगे। अब इन सारे कामों को समझने के लिए ना मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, एंटेसिडेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ के देखेंगे। देखो रिलेटिव प्रोनाउन जब हमने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है प्रोकंज। क्यों कहते हैं इसको प्रोकंज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच? क्योंकि ये एक ही टाइम पे दो काम कर रहा होता है, प्रोनाउन बनने का भी और कंजंक्शन बनने का भी। दो क्लॉज हैं, एक सेंटेंस सुनना जरा। दे रिवार्डेड द मैन, दे सब्जेक्ट हो गया, रिवार्डेड वर्ब हो गई, मैन उसका ऑब्जेक्ट हो गया। हु सेव्ड द चाइल्ड, सेव्ड सेकंड वर्ब है और चाइल्ड क्या है, वो सेव्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब मैच में मैंने लगा दिया हु। देखो क्या क्या काम कर रहा है, रिवार्डेड वर्ब थी, सेव्ड वर्ब थी, दो वर्ब थी तो दो क्लोज थे। दो क्लोज को जोड़ने का काम करने वाली कंजंक्शन है, पहली बात तो। ठीक, दूसरी बात, अब वो जो अगली जो वर्ब है, फिर से सेंटेंस बोल रहा हूं, दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड। सेव्ड जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है, उसका सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, हु सेव्ड द चाइल्ड। यानी ये वर्ब का सब्जेक्ट भी बन रहा है। सब्जेक्ट है तो है क्या, नाउन या प्रोनाउन में से एक है। इसका मतलब ये प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है, एक ही टाइम पे दो काम कर रहा है, ये कंजंक्शन भी है और यही वर्ड प्रोनाउन भी है। इसीलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, प्रोकंज। ठीक है, अब तीसरी बात और समझिए कि ये जो हु है ये हमने लगाया किसके लिए, उस मैन के लिए लगाया कि नहीं लगाया। दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, ये हु किसको रेफर करने के लिए लगाया, मैन को रेफर करने के लिए। वो नाउन या प्रोनाउन, कई बार ये क्लॉज भी हो जाते हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, वो नाउन, प्रोनाउन या क्लॉज जिसको रेफर करता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, वो नाउन, प्रोनाउन या क्लॉज क्या कहलाता है, एंटेसिडेंट। उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट। आसान भाषा में कहूं, जिस चीज के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया वो चीज उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट कहलाएगा। समझ में आई इतनी बात? अब इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे मैंने कहा था, एक और एग्जाम्पल मैं लूं, द डॉग दैट वॉज रनिंग ऑन द रोड वॉज हिट बाय ट्रक। अब ये दैट किसके लिए आया, डॉग के लिए आया। तो ये जो डॉग हुआ ये क्या हुआ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का एंटेसिडेंट हो गया। ठीक है जी, अब समझिए जरा। देखो हु हुम कब लगेंगे, जब उनके एंटेसिडेंट कौन हो, ह्यूमन बीइंग हो। विच कब लगेगा, जब उसका एंटेसिडेंट या तो कोई एनिमल या फिर कोई थिंग हो या फिर एक क्लॉज हो। अब उसी बात को समझना है। दैट कब लग सकता है, जब उसका एंटेसिडेंट इनमें से कोई भी हो, तब दैट लग जाता है। ठीक है जी, अब समझ के देखिए कि द
रोहन ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज फेलियर्स दैट इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स। इस सेंटेंस को ना मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। पहले वैसे मैंने ब्रेक कर दिया है, वीडियो दूसरी बार शूट कर रहा हूँ इसलिए पहले से ब्रेक किया हुआ है। इसको देखो जरा, ब्लेम ब्लेम्ड ब्लेम्ड वर्ब है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, रोहन क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हो गया। ब्लेम हुम, ब्लेम अदर्स, फॉर प्रेपोजिशन है। फेलियर्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फेलियर, फेलियर्स नाउन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। किसके फेलियर्स, हिज फेलियर्स। रोहन ब्लेम करता है दूसरों को किसके फेलियर के लिए, खुद के फेलियर्स के लिए। रोहन ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज फेलियर्स। दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, समझो जरा। इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, लाइक्ड मेन वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, बाय हुम, बाय फ्रेंड्स, ये इसका ऑब्जेक्ट और हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब समझिए कि इस लाइक्ड वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा कौन, सब्जेक्ट ही तो बना रहे हो इसको, साथ के साथ कंजंक्शन का भी काम ले रहे हो। ब्लेम्स वर्ब है और लाइक्ड वर्ब है, दो वर्ब है तो दो क्लोज है, दो क्लोज को जोड़ने वाली कंजंक्शन का भी काम ले रहे हो। दोनों काम लेने हैं आपको इससे, इसका मतलब आप इसका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज करना चाह रहे हो, ठीक है जी। अब समझिए बात कि यहां पे मुझे बस इतना बता दो, मैंने आपको जो पिछला एडजेक्टिव ये नाउन क्लोज वाला जो फंडा पढ़ाया उसके अंदर मैं आपको क्या कह रहा था कि इस वर्ब का सब्जेक्ट पे ध्यान दो, इसका सब्जेक्ट है कौन। इज नॉट लाइक्ड बाय हिज फ्रेंड्स, क्या नहीं पसंद किया जाता उसके दोस्तों के द्वारा, बस मुझे इतना बता दो, ठीक है। वही इस वर्ब का सब्जेक्ट वही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट वही बनेगा जो पसंद नहीं किया जाता। वर्ब का सब्जेक्ट कहने के लिए तो दैट है, कहने के लिए तो दैट है, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाना है वही इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसी ना किसी चीज को रेफर करने के लिए लगाए जाते हैं, और रेफर ये करते किसको है, अपने एंटीसीडेंट को, ठीक है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट भरा ना, ये रेफर किसको कर रहा है। जब आपने सेंटेंस सुना दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, हु रेफर कर गया मैन को। हु हुम दैट के जितने सेंटेंसेस है पिछली वीडियो चाहें तो दोबारा देख लें, हर एक में हु हुम दैट से जस्ट पहले एक नाउन या प्रोनाउन आ रहा होगा जिसको वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा था। द बॉय दैट वॉज वेटिंग आउटसाइड, दैट किसको रेफर कर रहा है, बॉय को, समझ में आया। द बैग विच यू बॉट, विच किसको रेफर कर रहा है, बैग को, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले उसका एंटीसीडेंट लिखा होता है जिसे वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा होता है। मैं बस आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि जो दैट है, दैट इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, इसका मतलब दैट का या कोई तो मतलब होगा ना कि ये चीज पसंद नहीं करी जाती उसके दोस्तों के द्वारा। ये दैट है क्या, फेलियर्स पसंद नहीं करे जाते क्या है। अगर ये फेलियर्स को रेफर कर रहा होता दैट, तो दैट के बाद आर आता मेरे भाई, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का खुद का कोई नंबर जेंडर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इज लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करेगा ये किस चीज को रेफर कर रहा है। अगर फेलियर्स को रेफर करता तो यहाँ आर आता। हिज पसंद नहीं करते क्या, कि फोर अदर्स को पसंद नहीं करते ये, नहीं मेरे भाई, ये पूरी बात पसंद नहीं होनी कि ये जो रोहन है ना, ये दूसरों को ब्लेम करता है अपनी गलतियों के लिए, ये पूरी की पूरी बात पसंद नहीं है इसके दोस्तों को। यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, जिस चीज को रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, वो चीज क्या है, पूरा का पूरा क्लॉज। और अगर पूरे के पूरे क्लॉज को रेफर कराना हो तो केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लग सकता है, वो क्या है, विच। समझिए, ये जो दैट है ना मेरे भाई, ये ह्यूमन बीइंग को भी रेफर कर देगा, ये एनिमल्स को भी रेफर कर देगा, ये थिंग्स को भी रेफर कर देगा, लेकिन ये क्लॉज को रेफर नहीं कर पाएगा। ये कहना क्या चाह रहा हूं, ऑल में क्या आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गए, एनिमल्स आ गए, थिंग्स आ गए, या इसको चेंज करके मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो, ह्यूमन बीइंग थिंग्स को भी रेफर कर देगा, साथ में एनिमल्स को भी रेफर कर देगा, लेकिन ये किसको रेफर नहीं कर पाएगा, ये क्लॉजेस को रेफर नहीं कर पाएगा। आसान भाषा में एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पूरा का पूरा क्लॉज बन रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पूरा का पूरा क्लॉज बन रहा हो, तो वहां जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो केवल और केवल विच यूज होगा। ठीक है जी, अगला समझ के देख लेते हैं। इस सेंटेंस को भी ब्रेक कर देते हैं। अमन सर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ब्रेक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। ब्रेक्स व्हाट, किस चीज को ब्रेक करते हैं भाई, सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ईच, इधर नीदर दो काम करते हैं, प्रोनाउन बनना एडजेक्टिव बनना पढ़ा रखा है। अब अगर ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। पार्ट्स क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। स्पीच क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि एक मेक्स वर्ब है और एक ब्रेक्स वर्ब है। दो वर्ब है तो दो क्लोज है,
ठीक है। दूसरी बात, इस मेक्स वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा, यानी आप इससे कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों काम लेना चाह रहे हो, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ क्या नहीं हुआ, ये वर्ब हो गई। हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ये यूनिक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। किसको यूनिक बना रहा है, हिम को यूनिक बना रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी। अब समझिए कि अमन सर जो है ना, वो हर सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं जो उन्हें यूनिक बनाता है, दैट मेक्स हिम यूनिक। ठीक है, दैट मेक्स हिम यूनिक। अब ये जो दैट है मेरे भाई, कंजंक्शन का काम कर गया, आप समझ गए। इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर गया, आप समझ गए। मुझे बस इतना बता दो, ये रेफर किसको कर रहा है, किस चीज के लिए लगाया गया। स्पीच बनाता है क्या उन्हें यूनिक, स्पीच की पार्ट्स बना देते हैं उन्हें यूनिक, नहीं मेरे भाई। कि सेंटेंस बना देता है, ये पूरी की पूरी बात कि अमन सर हैं जो वो हर सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, ये जो पूरी की पूरी बात है ना, ये यूनिक बनाती है उन्हें। इसका मतलब इस दैट रिलेटिव प्रोनाउन का आप एंटीसीडेंट पूरे के पूरे क्लॉज को बनाना चाहते हो, और अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पूरा का पूरा क्लॉज हो जाए तो वहां दैट नहीं लग सकता, वहां क्या लगेगा, वहां लगेगा विच। समझ में आया जी, विच का यूज। ठीक है, अब व्हाट पे आ जाओ। अब मान लो क्या बोला कि एंटीसीडेंट क्या ह्यूमन बीइंग हो गए तो हु हुम, ये थिंग्स होंगे, एनिमल्स होंगे, क्लॉजेज होंगे, तब विच लगा देंगे। दैट कब लग सकता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लेकिन क्लॉजेज के लिए नहीं लग सकता। ठीक है, अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि सर आप कह रहे हो कि दैट जो है वो एनिमल्स के लिए लग सकता है, एनिमल्स के लिए कब तो विच लगाऊं और कब दैट लगाऊं, ये कैसे पता चलेगा। आप कह रहे हो दैट जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी लग सकता है और हु भी ह्यूमन बीइंग के लिए लग जाता है, तो कब तो हु लगाऊं और कब दैट लगाऊं। इसको हम डील करेंगे मेरे भाई अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, उस टाइम पे समझना। ठीक है, अभी के लिए जो सब पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को ब्रेक करके मैं आपको व्हाट का यूज समझा दूंगा बड़ी आसानी से। देखना जरा, आई सब्जेक्ट हुआ, कुड हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, अंडरस्टैंड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट नंबर 2, टॉट वर्ब नंबर 2, और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है इस टॉट वर्ब के लिए आने वाला। अब इसको ध्यान दो जरा था थोड़ा सा, अब समझिए। आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था। आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था। क्या समझ नहीं पाया था, जो उसने कल पढ़ाया था। कल मैंने मान लो क्लॉजेस पढ़ाए आपको वो समझ में नहीं आया, तो आप क्या सेंटेंस यूज कर रहे हो, आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया था जो उसने कल पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके एंटीसीडेंट होते हैं जनरली। ठीक है, इसमें तो पूरे का पूरा क्लॉज ही उसका एंटीसीडेंट बन गया। हु, हुम, दैट, उनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखे होते हैं वो उनके एंटीसीडेंट बनते हैं। ठीक है जी, अब देखो जरा, यहां पे जो दैट लिखा, दैट ही टॉट, जो उसने पढ़ाया था कल। क्या पढ़ाया था उसने कल, ये लिखा हुआ है कि इसका एंटीसीडेंट में। जैसे यहां तो क्या था, दैट इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। क्या लाइक नहीं किया जाता, कि रोहन ब्लेम करता है अपने फेलियर्स के लिए दूसरों को, ये लाइक नहीं करता, ये पूरा का पूरा एंटीसीडेंट बन गया। दैट मेक्स हिम यूनिक, यूनिक बनाता है। क्या यूनिक बनाता है, कि अमन सर ब्रेक करते हैं सारे सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में, ये यूनिक बनाता है, एंटीसीडेंट लिखा हुआ है। जब मैंने आपको बोला दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, हु से पहले मैन लिखा हुआ है। द मैन एंड द डॉग दैट वर मूविंग ऑन द, दैट वर रनिंग ऑन द रोड वर हिट बाय ट्रक, दैट से पहले द मैन एंड द डॉग लिखा, एंटीसीडेंट लिखा हुआ है। यहां पे जो दैट है किसको रेफर कर रहा है, दैट इसको रेफर कर रहा है, आई कुडंट अंडरस्टैंड। आई कुडंट अंडरस्टैंड के लिए आया क्या ये दैट, नहीं मेरे भाई। समझिए, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज होगा, जब उस रिलेटिव प्रोनाउन का कोई एंटीसीडेंट उस सेंटेंस में दिया ही ना हो। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत आसान है। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज कर रहा है, जब उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सेंटेंस में हो ही ना। समझ में आएगा, ये बहुत बढ़िया। एक बार इसको और ब्रेक कर देता हूं, देखना जरा। आई सब्जेक्ट हुआ, कुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, अंडरस्टैंड मेन वर्ब हो गया, अंडरस्टैंड व्हाट चैप्टर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, दैट क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2 और टॉट वर्ब नंबर 2। अब देखो, आई कुडंट अंडरस्टैंड द चैप्टर, मैं वो चैप्टर समझ नहीं पाया था। कौन सा चैप्टर, दैट ही टॉट, जो उसने पढ़ाया था। अब ये दैट रेफर किसको कर रहा है, चैप्टर को। किसको रेफर कर गया, दैट चैप्टर को। चैप्टर दैट ही टॉट, मुझे वो समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, चैप्टर दैट ही टॉट, वो चैप्टर जो उसने पढ़ाया था।
तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये आपका नो एरर हो गया। कैसे नो एरर हो गया? क्योंकि दैट जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे ना, उससे पहले उसका एंटीसेडेंट होना चाहिए। किस चीज को वो रेफर कर रहा है ये बताना जरूरी है। दैट कभी भी बिना एंटीसेडेंट के नहीं आ सकता। ये जितने रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हुम है, विच है, दैट है, इनको अपना एंटीसेडेंट चाहिए ही चाहिए। केवल एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो बिना एंटीसेडेंट के भी लिखा जा सकता है, और वो कौन सा है? वो रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट। यहां पे क्या अंडरस्टैंड के बाद कोई नाउन है क्या जो इसका एंटीसेडेंट बन जाए? या ये पूरा का पूरा क्लॉज इसका एंटीसेडेंट हो सकता है क्या? जो उसने पढ़ाया था, जो उसने पढ़ाया था का रिप्लाई ही कुडंट अंडरस्टैंड या आई कुडंट अंडरस्टैंड हो सकता है क्या? जैसे यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, क्या पसंद नहीं किया जाता? कि रोहन ब्लेम करता। ये पूरा का पूरा क्लॉज इसका एंटीसेडेंट हो सकता है, लेकिन ये क्लॉज इसका एंटीसेडेंट नहीं है। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे दैट नहीं क्या आया, यहाँ पे आया व्हाट। आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ पाया था मैं? जो उसने पढ़ाया था। मुझे नहीं पता क्या पढ़ाया था ना, यहाँ पे कोई चैप्टर लिखा ना टॉपिक लिखा। अगर चैप्टर, टॉपिक या कोई ऐसा और ट्रिक ऐसा कुछ लिख दूं, आई कुडंट अंडरस्टैंड द ट्रिक, आई कुडंट अंडरस्टैंड द चैप्टर, आई कुडंट अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन दैट ही टॉट। अगर ये यहाँ पे कोई नाउन लिख दिया ना, तब यहाँ पे दैट एकदम सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एंटीसेडेंट नहीं है तो क्या लगाना पड़ा? व्हाट लगाना पड़ा। समझ में आया? अब ये वाला जो सेंटेंस है ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर कराया था, क्लॉज वाले के अंदर। देखना जरा, यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नंबर 1 लिख देता हूं इसको। डू वर्ब नंबर 1, आफ्टर प्रेपोजिशन। क्लास क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज क्या हुआ? मेन वर्ब हो गया। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी की फॉर्म 2 काम करती है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये बात समझ गए? अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ब एरी, एक वर्ब एरी, 2 वर्ब है तो 2 क्लोज है। 2 क्लोज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए, और मैं यूज किसका ले रहा हूँ? इस दैट का। ठीक है जी। अब समझिए कि यहाँ पे क्या दैट आ सकता है क्या? दैट सिंपल कंजंक्शन का काम करता है, ये बात सच है, लेकिन यहाँ पे आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज लेना चाह रहे हो, है ना? अब समझिए, क्योंकि देखो सिंपल बताऊं कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज क्यों लेना चाह रहे हो, कि डू एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलेगा। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओगे किसे? तुम इसे बनाओगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में भी आ जाता है कई बार, जब आप ये वट वाले सेंटेंस लिखते हो ना, वट यू डू, वट एवर यू डू। अब उसके अंदर डू का ऑब्जेक्ट कौन है? वट एवर। तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट पहले लिखा होता है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का यूज लेना चाह रहे हो। अब मुझे बस इतना बता दो कि क्या नहीं है मेरा कंसर्न, क्या नहीं है? तुम क्लास के बाद जो भी करते हो ना, वो मेरा कंसर्न नहीं है। क्या करते हो बता रखा है क्या यहाँ पे? इस दैट से पहले कोई और एंटीसेडेंट लिख रखा है क्या? या तो ऐसे कुछ लिखा हो, द एक्टिविटी दैट यू डू। अगर इस दैट से पहले मैं कोई नाउन लिख दूंगा ना, एकदम सही हो जाएगा वो। द एक्टिविटी दैट यू डू आफ्टर द क्लास इज नॉट माई कंसर्न, तब दैट एकदम सही हो जाएगा। क्या इस दैट से पहले कोई और एंटीसेडेंट है? नहीं। और बिना एंटीसेडेंट के ना हु यूज हो सकता है, ना हुम यूज हो सकता है, ना विच यूज हो सकता है, केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकता है, वो कौन है? व्हाट। तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, क्या आएगा? व्हाट। समझ पाए? तो इसके साथ काफ़ी सारे ये रिलेटिव प्रोनाउन हमने डील कर लिए। एक और रिलेटिव प्रोनाउन का लास्ट जो है वो पार्ट बनाऊंगा मैं, उसके अंदर आपकी ये वाली कंफ्यूजन कि सर हु हुम तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है और दैट भी ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, तो पता कैसे चलेगी कौन सा कब लगाना है? ये वाली कंफ्यूजन और एक और छोटा सा जो पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउन का, वो डील कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जैसा कि मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि ये सब वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, तो आप इन वीडियोस को शेयर करें। 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एक बंदा बहुत प्यार से अगर चाहे तो 10 नए स्टूडेंट्स को जोड़ सकता है। 1.5 लाख पे पहुँच जाएंगे हम एक दिन के अंदर, लेकिन अगर चाहें तो मेरे भाई प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए पूरा कोर्स दे दूंगा SSC CGL 2018 से पहले, लेकिन आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है, मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में जो कंप्लीट प्रोनाउन चैप्टर की सीरीज चल रही है उसके 6th पार्ट को डील कर रहे हैं, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन के बचे हुए कंसेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हर वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई ये लैंग्वेज है, थोड़ा सीक्वेंशली पढ़ना पड़ता है। आपको मैं पढ़ाने लग रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन, आपको अगर प्रोनाउन ही नहीं पता हो कि क्या होता है तो उस वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फ्री ऑनलाइन
कोर्स फॉर एसएससी सीडीएस, ये मेरी ना प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें मैंने जहाँ से बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया था, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या, बिल्कुल बेसिक से, वहाँ से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप वीडियोस को देखें, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, अदरवाइज ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है वीडियो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी विच और व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन पे। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ये जो दैट होता है ना, ये लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल्स, थिंग्स, ये तो सबके लिए लग जाता है, और विच भी लगता है वो एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए लगता है। ये जो दैट है ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी लग जाता है, और हु भी ह्यूमन बींग्स के लिए लगता है। तो कब हु लगाऊं, कब दैट लगाऊं, कब विच लगाऊं, कब दैट लगाऊं, यही कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए मैंने पहले कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले इसको डील करेंगे, फिर रिलेटिव प्रोनाउन का एक और कंसेप्ट है उसको डील कर लेंगे, और इसके साथ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझिए जरा। इसको समझने के लिए ना एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास ना, ए एन द। ठीक है, अब ये जो ए एन आर्टिकल होते हैं ना, ये मेरे भाई क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और ये द जो होता है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। इनको इनडेफिनिट और डेफिनिट क्यों कहते हैं समझिए। मैंने एक सेंटेंस, मान लो ये जो पहला सेंटेंस है लिखा, वी सॉ अ बॉय, हमने एक लड़के को देखा। आगे आप हु भर लें एक बार, ठीक है, हु भरना है, हुम भरना है, दैट भरना है, बात की बात है। अभी एक बार मैं मान लो हु भर रहा हूँ, कंसेप्ट वो हो रहा है, वी सॉ अ बॉय हु वॉज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड, हमने एक लड़के को देखा जिसने अपने सिर पर बैग रख रखा था। अब क्या ये लड़का कोई स्पेसिफिक लड़का है, आप इसको जानते हो, रैंडम, हम रोड पे चल रहे थे और हमने एक लड़के को देखा, हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, बस उसने बैग रख रखा था सिर पे। अब इसकी बात कर ले हम, वी मेट द बॉय, हम उस लड़के से मिले, हु हैड वॉन अ गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस, हम उस लड़के से मिले जिसने गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर रेस के अंदर। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों में डिफरेंस। यहां ये लड़का स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहां ये लड़का स्पेसिफिक हो गया। समझ पाए। तो अब देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था ये जो दैट होता है ना, ये डिफाइनिंग क्लॉजेस बनाता है। शब्द बहुत भारी यूज करूंगा, शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे भाई अगर मेरे एंगल से देखोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत चीज़ें बहुत आसान है। समझ के देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने, जैसे ये है द है, इस बॉय है, इससे पहले द लगा रखा है, यहाँ बॉय से पहले ए लगा रखा है। अब ये जो हु होता है ना मेरे भाई, ये दोनों टाइप की नाउन को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। जब इससे पहले द लगाओ, यानी ये जो नाउन है ये डेफिनेट हो, तब आप इसके लिए हु लगा सकते हो। चाहे आप इससे पहले ए आर्टिकल लगाओ, यानी ये डेफिनेट नहीं है, तब भी आप इसके लिए हु लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो दैट है ये केवल और केवल डिफाइनिंग क्लोजेस बनाता है। कहने का मतलब दैट केवल और केवल उसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए लग सकता है जो डेफिनेट हो। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सिर्फ तभी हो पाएगा जब वो नाउन जिसे ये क्वालिफाई कर रहा है, या मतलब जिसके लिए लगाया गया है बेसिकली, एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट टर्म ध्यान आ रही है, पिछली वीडियो में बताई थी। यानी जब दैट का जो एंटीसीडेंट है वो एक डेफिनेट नाउन हो, जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, तभी दैट आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। सेम इज द केस विद विच। अब समझ के देखो, यहां पे रजत बॉट अ बैग, रजत ने एक बैग खरीदा जो लेदर का बना हुआ था। ये बैग स्पेसिफिक नहीं है, अ बैग लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। अब समझ के देखिए क्या कहना चाह रहा हूं कि ये अ बैग लिखने के बाद आप यहाँ पे विच लगा सकते हो। He lost the bag which you had sent to him, यहां पे भी आप which लगा सकते हो, यानी which तब लगा सकते हो जब a लगा हो, जब द लगा हो, दोनों केस में आप which लगा सकते हो। लेकिन that सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ये नाउन डेफिनेट हो। समझ आया। फिर से एक बार बता देता हूं, who जो है, अगर हु आपको किसी नाउन के लिए लगाना है तो उससे पहले ए आर्टिकल लगाओ चाहे द आर्टिकल लगाओ, दोनों केस में हु आ सकता है। विच, ए आर्टिकल, द आर्टिकल, दोनों केस में विच आ सकता है। लेकिन दैट जो है वो सिर्फ डेफिनेट नाउन्स को, डेफिनेट नाउन के लिए ही आएगा, यानी जब उसका एंटीसीडेंट एक डेफिनेट नाउन होगा तभी आ पाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं हम इस बात को कि पहला जो सेंटेंस था, वी सॉ अ बॉय, बॉय ह्यूमन बींग हो गया, लिविंग हो गया। अब इसके लिए हु आ सकता है, और दैट भी आपको पता है ह्यूमन बींग के लिए आ सकता है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है, ए। तो क्या यहाँ पे दैट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। विच आपको पता है, विच तो आता ही नहीं है इनके लिए, ह्यूमन बींग के लिए, तो विच भी नहीं आ पाएगा। हुम आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, कैरिंग को। तो अपने रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से पढ़े थे हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा हु, हुम और विच, दैट, वट। वट यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि एंटीसीडेंट प्रेजेंट है। वट कब लगाते हैं, जब एंटीसीडेंट प्रेजेंट ना हो, वट गया। विच आएगा नहीं क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, विच गया। दैट आएगा नहीं क्योंकि इसके पहले क्या आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, ये डेफिनेट नाउन नहीं है, इसका मतलब दैट गया।
हुम आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत है, तो हुम गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ हु, यानी ये सही है और ये गलत। समझ आ गया। अब अगले पे आ जाओ। वी मेट द बॉय, हम उस लड़के से मिले जिसने गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर रेस में। अब देखो ये वॉन जो है इसको सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, तो हुम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुम तो वैसे ही चला गया, ठीक है जी। अब विच आएगा नहीं क्योंकि बॉय के लिए लगाना है, वट आएगा नहीं क्योंकि एंटीसेडेंट प्रेजेंट है। अब दो ही केस बच सकते हैं, या तो हु आएगा या फिर दैट आएगा। अब समझिए इससे पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पे तो दैट भी आ सकता है। यहाँ पे मेरे भाई दोनों सही होंगे, हु भी सही होगा और दैट भी सही होगा। अब समझिए पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा फिलअप बना के दे दे और हु और दैट में से भरवा ले, है ना। यहाँ पे अगर हु लिख दें तो भी सही, दैट लिख दें तो भी सही, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर पेपर में ऐसा कुछ आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आप दैट को टिक करेंगे। ये सिंगल टिक और डबल टिक का मतलब है सही ये भी है, सही ये भी है, अगर दोनों में से चूज करना पड़ जाए तो दैट चूज होगा। समझ पाए इतनी बात, क्या कह रहा हूं, अगर नाउन से पहले द आर्टिकल लगाओ इसका मतलब वो स्पेसिफिक हो गया। हु जो है वो स्पेसिफिक के लिए भी आ सकता है, मतलब डेफिनेट के लिए भी आ सकता है और इनडेफिनेट के लिए भी आ सकता है, लेकिन दैट सिर्फ डेफिनेट के लिए आता है। अब यहाँ पे हु भी सही है और दैट भी सही है, लेकिन मेरे भाई अगर दोनों में से चूज करना हो तो दैट को प्रेफर किया जाएगा। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि हु गलत है, ठीक। अब इस पे आ जाओ। अब मैंने आपको दैट के केस में आपको एक बात बताई थी कि द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, जब ये वाले वर्ड आएंगे तो केवल और केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो कौन होगा, वो दैट होगा, ठीक है जी। जब ये वर्ड आते हैं उस केस में जो डिफाइनिंग क्लॉज बनता है इस नाउन के लिए, इस डेफिनेट नाउन के लिए, वो केवल और केवल एक रिलेटिव प्रोनाउन से बन पाएगा, वो क्या है, दैट। यानी इस बार हु गलत हो गया, इस बार केवल क्या सही है, दैट सही है। समझ में आया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब सेम वही बात इस पे अप्लाई करनी है, बस इस बार क्या पहले बॉय था, इस बार बैग है, ये नॉन लिविंग हो गया। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है बैग से पहले, ये बैग एंटीसीडेंट बनेगा इस रिलेटिव प्रोनाउन का। मुझे बताओ दैट आ सकता है किसी भी कीमत पे, हु हम तो ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, वो नहीं आएंगे। वट नहीं आ सकता क्योंकि एंटीसीडेंट प्रेजेंट है। अब विच और दैट ऑप्शन बचे, मुझे बताओ दैट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दैट गलत हो गया और विच सही है। अब देखो जरा इसके अंदर, अब ये द बैग हो गया, डेफिनेट हो गया। आपको पता है डेफिनेट वाले जो हैं वो विच से भी बनते हैं और डेफिनेट वाले दैट से भी बनते हैं, तो सही ये भी है, सही ये भी है, प्रेफर करेंगे दैट को, सेम उसी लॉजिक पे। इस पे आ जाओ। अब आ गया द सेम, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द प्लस में सुपरलेटिव डिग्री, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है इनके साथ, दैट। इस बार विच गलत हो गया। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन 6 सेंटेंसेस से आपको मुझे लगता है रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कौन सा लगाना है बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। अब रिलेटिव प्रोनाउन का एक और कंसेप्ट है, उसको डील कर लेते हो, समझ के देखिए इसको। पहले इसको समझ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार आप इस सेंटेंसेस को पढ़ लें, तीनों सेंटेंसेस को बहुत आराम से, चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ लो, तीनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लो, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सहवाग इज वन ऑफ द बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड मोर देन 8000 रन्स। सहवाग उन बैट्समैन में से एक है जिन्होंने 8000 से ज्यादा रन मार रखे हैं। सहवाग उन खिलाड़ियों में से एक है, उन बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने 8000 से ज्यादा रन मार रखे हैं। अब मुझे बताओ ये जो 8000 से ज्यादा रन मारने वाली बात है, ये सिर्फ सहवाग पे एप्लीकेबल है कि और भी बैट्समैन है ऐसे, और भी हैं। यानी 8000 से ज्यादा रन मारने वाली बात का जो सब्जेक्ट है वो सहवाग नहीं है, वो बैट्समैन है। समझ में आया। यानी अब एक चीज समझो जरा, इसको ना मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूं, थोड़ी सी और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगी। देखो जरा, ये सहवाग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब होगी, है ना। वन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये बैट्समैन क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्कोर्ड क्या है, मेन वर्ब है। इतनी बात समझ में आई आपके। ठीक, आगे इसको ब्रेक करना आप एडवांस जब और काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके होंगे तभी आगे जाके ब्रेक होगा, अभी इसके साथ छेड़खानी ना करें, ठीक है मेरे भाई। जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि सूरज पूरब में उगता है, हम ये पढ़ते आते हैं दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 8वीं में जाके पता लगता है कि सूरज तो कहीं उगता ही नहीं है। मैं बच्चे ना मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्रीपोजिशन की वीडियो बना दो, इसकी वीडियो बना दो। समझो मेरे भाई, अगर मुझे वो फॉर्मेलिटी करनी होती ना, मेरे को एक बच्चे ने कहा कि सर आप थंबनेल लगाते हो ना, वो थंबनेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा लिखा करो, इंग्लिश को रट्टा ना बिठाएं, सीखिए 2 मिनट में इंग्लिश, सीखिए 2 मिनट में तरीका। मेरे भाई वो मेरे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता। मैं इधर फॉर्मेलिटी करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट कोर्स देना चाहता हूँ। चक्कर क्या है ना,
आपको मिला ही नहीं कोई ऐसा जो पूरा कोर्स दे दे, है ना। तो आपको तो वही चाहिए। मैं भी कर सकता हूँ मेरे भाई, कर सकता हूँ कि रैंडम कोई मर्जी, कभी वर्ब पढ़ा रहे, कभी प्रेपोजिशन पढ़ा रहे, कभी कंजंक्शन पढ़ा रहे, मतलब दे दें कुछ 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 और लगे कि कोर्स दे दिया हो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मैं वैसा काम नहीं करूँगा, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। चाहूँ तो ऐसे थंबनेल लगा लूँ, सबसे आसान ट्रिक प्रेपोजिशन सीखने की, अभी 1 लाख उस पर व्यूज़ हो जाएंगे, है ना। वो चीज़ें यार वो धांधली है, उसको समझिए। इतने बच्चे थोड़ी है यार, नर्सरी क्लास के बच्चे हो क्या, थोड़ा सा तो आईक्यू लगाओ। प्रेपोजिशन समझने के लिए यहीं से होके गुजरना पड़ेगा। बेसिक तुम्हें पता ही नहीं है, चल पड़े प्रेपोजिशन समझने। तो मेरे भाई इधर मैं फॉर्मेलिटी करने नहीं आया हूँ, अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहा हूँ। जितना मुझसे टाइम मिलता है जॉब के बाद, पैरामाउंट के बाद, घर बार मेरा भी, उनके बाद जितना टाइम मिलता है मैं आपके लिए डिवोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट पसंद आ रहे, कंसेप्ट यार अगर तुमने पिछली 2 वीडियो देखी है ना मेरी, क्लॉज वाली और विच वट वाली, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस मेरी गारंटी है कि आप चाहे मुखर्जी नगर पढ़ लें चाहे कहीं पढ़ लें, आपको वो चीज़ें नहीं सिखाई गई होंगी। और शायद अगर सिखाई गई होंगी तो आप समझ नहीं पाए होंगे जितनी क्रिस्टल क्लैरिटी से आपको उन वीडियोज़ में समझ में आई होंगी। मेहनत है मेरे भाई वो। मुखर्जी नगर में 60 टीचर से पढ़ा हूँ मैं, और 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, अपने कंसेप्ट को पॉलिश कर रहा हूँ। एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, बच्चे कहते हैं सर छोटी वीडियो बनाते हो। मेरे भाई मैं चाहूँ ना तो 1.5 घंटा बोल जाऊँगा और तुम्हें नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं ट्रांसफ़र होगा। बोलता रहूँगा, तुम्हें लगेगा कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बच्चे कला होती है कि आप 10 मिनट में वो चीज़ डिलीवर कर दें जो शायद कोई दूसरा टीचर 1.5 घंटे में ना डिलीवर कर पाए। तो समझिए, मैं इधर मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। तो आप लोगों से जैसे पहले कहा, पैसा ऐसा नहीं चाहिए, आई नीड जस्ट योर सपोर्ट। वीडियोज़ को शेयर करें जितना हो सके, ठीक है। आपसे बस इतना ही चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, लंबी बात हो जाएगी फिर जज्बात बाहर आने लगते हैं तो फिर मैं काफ़ी बोल जाता हूँ। आ जाओ, अब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, समझ के देखो। चलो इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी लेके आता हूँ, मैं अपने हिसाब से क्लैरिटी लेके आता हूँ। एक सेंटेंस सुनो, ठीक है। मैं कहूँ द बॉय हु इज़ वेटिंग आउटसाइड इज़ माई ब्रदर, ठीक। द बॉय हु इज़, हु के बाद क्या लगाया, इज़, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड आर माई स्टूडेंट्स। इस बार हु के बाद क्या लगा दिया, आर। हु सब्जेक्टिव केस है, एक बार हु के बाद इज लगा रहा हूँ, एक बार हु के बाद आर लगा रहा हूँ। ये कैसे हो पा रहा है, ये ऐसे हो पा रहा है मेरे भाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन उस वर्ब का सब्जेक्ट बनता जरूर है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर जेंडर डिसाइड होगा उसके एंटेसिडेंट से, यानी जिस चीज को रेफर करने के लिए, जिस नाउन प्रोनाउन क्लॉज को रेफर करने के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, उसके हिसाब से उसका नंबर या जेंडर डिफाइन होगा। देखो ये जो हु है, ये बॉयज के लिए भी लग जाएगा, गर्ल के लिए भी लग जाएगा। द गर्ल हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई सिस्टर। द गर्ल हु, अभी गर्ल के लिए हु लगा दिया, बॉय के लिए लगा दिया, सिंगुलर के लिए लगा दिया, प्लूरल के लिए लगा दिया। आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, वो तो इस हु के एंटीसीडेंट पे डिपेंड कर रहा है। समझ पाए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, विच, दैट, व्हाट, इनका खुद का कोई नंबर जेंडर नहीं होता। इनका नंबर जेंडर, इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, ये मेल को रिप्रेजेंट करें, फीमेल को रिप्रेजेंट करें, डिपेंड करेगा इनके एंटीसीडेंट पे। और एंटीसीडेंट होता क्या है, जिस चीज को रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब देखो जरा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हु, ठीक। कंसेप्ट में क्लैरिटी में कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो हु है इसका खुद का कोई नंबर जेंडर तो है नहीं, यानी इसके बाद हैज लगेगा कि हैव लगेगा, इसको खुद को नहीं पता। इसको पता कैसे चलेगा कि मेरे बाद हैज लगवाऊं कि हैव लगवाऊं, ये जिस चीज को रेफर करेगा ना उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब मुझे बता दो ये हु रेफर किसको कर रहा है, वो पता कैसे चलता है कि रेफर किसको कर रहा है, अगली बात पढ़कर। आगे क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने 8000 से ज्यादा रन मार रखे हैं। अब मुझे बताओ ये 8000 से ज्यादा रन मारने वाला सिर्फ सहवाग है कि ये बैट्समैन है, ये बैट्समैन है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसके हिसाब से वर्ब आ गई, नहीं, वर्ब तो आई इसके हिसाब से ही है, लेकिन ये बेचारा अनजान है ना यार, इसका खुद का कोई नंबर जेंडर तो है नहीं, इसको पता ही नहीं है कि मेरे पास सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल। ये जिस चीज को रेफर करेगा, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ही है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है ना मेरे भाई जिसको पता ही नहीं मेरा नंबर जेंडर क्या है। ये जिस चीज को रेफर करेगा वही इसका नंबर जेंडर डिफाइन करेगा। यहाँ पे इसका मतलब बैट्समैन है तो यहाँ पे हैज नहीं क्या आएगा मेरे भाई, हैव आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, एक से सहवाग अकेला थोड़ी, बहुत सारे हैं। सेम इज द केस विद गोल्ड वाला ये एग्जाम्पल। गोल्ड उन मेटल्स में से एक है जो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। सिर्फ गोल्ड की बनती है क्या ज्वेलरी, सिल्वर की नहीं बनती।
प्लेटिनम की नहीं बनती, और बहुत सारे मेटल्स होंगे जिनकी बनती है। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी ये जो विच है, जो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, ये विच जो है ये गोल्ड को रेफर कर रहा है कि और भी मेटल्स हैं, और भी मेटल्स हैं। तो यहाँ पे इज नहीं आर आएगा। समझ पाए? अब इस एग्जांपल को देखिए, मरकरी ओनली मेटल है, मरकरी इकलौता है मेटल्स में से, मतलब जितने मेटल्स हैं उनमें से इकलौता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब मुझे बताओ, ये जो लिक्विड होना है रूम टेम्परेचर पे, ये सिर्फ मरकरी है कि और भी मेटल्स हैं? सिर्फ मरकरी है। समझ में आया? तो इसका मतलब यहाँ पे दैट के बाद आर नहीं इज आएगा। ठीक, अब देखो रट्टा बिठवाना होता है तो क्या पढ़ा देते हैं, देखो एक रूल पढ़ा होगा तुमने बुक के अंदर की, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना वो वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ये बात एकदम सच है, लेकिन रट्टा कैसे पढ़वाया जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है ना वो जस्ट इससे पहले लिखा होता है। ठीक है, वो जस्ट इससे पहले लिख दिया ये प्लूरल वर्ब प्लूरल, इससे पहले प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब देखो इससे पहले प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। अब फिर तुम इसको कैसे डिफाइन करोगे? फिर एक और नया रट्टा मरवा देंगे। वो नया रट्टा क्या होगा? सेंटेंस में ओनली वन आ जाए और दा ओनली आ जाए, तब दैट के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। अरे थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो ना मेरे भाई। ये जो आगे बात लिखी है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बना रहे हो तुम इसे। अब इस बात का जिसका जो 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 सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट है कौन? वो सब्जेक्ट है जो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। इस हु का मतलब क्या है यहाँ पे? इस हु का मतलब है वो जिसने 8000 से ज्यादा रन मार रखे हैं। कौन है वो? सहवाग है कि बैट्समैन है? बहुत सारे बैट्समैन है, तो प्लूरल वर्ब प्लूरल। वो जो ज्वेलरी बनाने काम आता है, सिर्फ गोल्ड है कि बहुत सारे मेटल्स हैं? प्लूरल प्लूरल। वो जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक ही है, सिंगुलर सिंगुलर। यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यहाँ पे जस्ट साथ में नहीं लिखा हुआ, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट इस बार कौन है? मरकरी है। समझ में आ गया? तो ये थे थोड़े से कंसेप्ट्स रिलेटिव प्रोनाउन के। इसके बाद की वीडियो के अंदर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डील कर लेंगे। वो बहुत छोटे हैं, सबके सब एक ही वीडियो के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन का मिसलिनियस पार्ट डील करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपके और थोड़े से जिरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स के कंसेप्ट बनवाऊंगा, फिर मिसलिनियस पार्ट पर जाएंगे, और उसके बाद हमारा प्रोनाउन चैप्टर पूरा होगा। कम से कम अभी 10 वीडियो, मतलब टोटल 10 वीडियो होंगी प्रोनाउन की। ठीक है, तो इसी के साथ अपने आज के कंसेप्ट को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे भाई फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर करिए। खाली ये नहीं कि अपना वीडियो देख लिया और बंद करके चले गए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई। ऑफिस से छुट्टी ली है आज फिर से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। और आज हम अपनी वीडियो के अंदर प्रोनाउन चैप्टर की जो कंप्लीट सीरीज चल रही है उसके 7th पार्ट को डील कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को डील करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले सेम वही बातें कि लैंग्वेज है, इसको सिक्वेंशियल वे के अंदर पढ़ना पड़ता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर एसएससी बैंक सीडीएस बाय अमन वशिष्ठ सर। आप वहाँ से अगर देखना शुरू करेंगे तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। मेरे भाई पूरे कोर्स की वीडियो बना रहा हूँ, क्यों एक वीडियो से संतुष्ट हो रहे हो? है फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। शुरुआत करके बिल्कुल बेसिक से, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, वहाँ से उठा रखा पूरा कंसेप्ट। ठीक, और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे पूरा का पूरा। ये वीडियो बेनिफिशियल तभी रहेगी जब आप शुरुआत वहाँ से करेंगे। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, अभी आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से देखना शुरू करें मेरे भाई। आज शुरू कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरे भाई ये वाले होते हैं जिनमें मतलब आपको सब्जेक्ट का नंबर एक्चुअली पता नहीं होता ना, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, इस टाइप से। ठीक है जी, तो इसको आप डील कर लेते हैं एक बार। पहले तो इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। लो, एवरीवन क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमने ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत सारे सेंटेंसेस तोड़े थे, तो इसको तोड़ रहा हूँ। देखो, इसको सब्जेक्ट नंबर 1 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हु सब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्वियसली ये दूसरा सब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट नंबर 2। ये वॉज क्या है? अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी? यहाँ पे वॉज कहलाएगी मेरे भाई मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब समझो, जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो इसके बाद आने वाली मेन वर्ब के बाद केवल और केवल 2 चारे होते हैं। एक तो क्या? आईएनजी फॉर्म में आना, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज ड्राइविंग, और एक वर्ब की तीसरी फॉर्म में आना, ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज स्कोल्डेड। जब ये आईएनजी में आता है तब एक्टिव का कॉन्टिन्यूस बनता है, और जब ये V3 में आता है तब ये पैसिव बना देता है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये मेन वर्ब है,
और ये वाला जो प्रेजेंट है ये एडजेक्टिव है जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है जी। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। टाइम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है। एक्सीडेंट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब समझिए यहाँ पे है वर इंटेरोगेटेड बाय पुलिस। बाय प्रीपोजिशन है, पुलिस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इंटेरोगेटेड मेन वर्ब है और वर हेल्पिंग वर्ब है। मुझे बस इतना सोच के बता दो कि इंटेरोगेटेड जो है इसका सब्जेक्ट कौन होगा। देखो जो वॉज वर्ब थी उसका तो सब्जेक्ट हु मिल चुका है, अब एवरीवन जो है वो ऑब्वियसली इसका सब्जेक्ट होगा, तो इसको लिख दूं HV1 MV1। इसका मतलब पहले सब्जेक्ट की वर्ब और पहले सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। समझ आया? अब समझिए जरा, अब मैं लिखने की यहाँ पे जगह नहीं इसलिए रूल लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये जो वर्ड होते हैं एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ठीक, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। ये जो वर्ड्स हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑल है, मच है, बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, ठीक। लेकिन मेरे भाई इन 9 में खास बात क्या है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है जी। इसके कंसेप्ट की बात अगर मैं करूं तो देखो, नो वन आपको पता है अकेला है, सिंगुलर वर्ब ले लेगा। समवन अकेला है, सिंगुलर वर्ब ले लेगा। बच्चे को दिक्कत होती है, सर एवरीवन ये तो एक से ज्यादा हो गई, ये कैसे सिंगुलर लेगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ध्यान आ रहा है? वही मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी थोड़ा सा हिंट दिया था। बेसिकली ये क्या है ना, ये एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड होता है, ये बात करता है एक एक करके। तो जिस वर्ड के अंदर एवरी आ रहा होता है वो एक एक करके बात करने लग जाता है। रेफर भले ही प्लूरल को करता है लेकिन बात कैसे करता है? एक एक करके। इसलिए इनके साथ वर्ब्स कैसी लगते हैं? सिंगुलर लगती हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि इन 9 वर्ड को छोड़ के जो बाकी वर्ड होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के वो वर्ब प्लूरल लेते हैं ना, वो वर्ब सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं। उसका हम जिक्र करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जानो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब इसके अंदर एरर निकाल देते हैं। देखो समझो, अगर ये एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है और ये वर्ब कैसी लेता है? सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब नहीं क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। देखो यहाँ भी समझो, पिछले आपको मैंने लेक्चर में बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन का खुद का कोई नंबर जेंडर तो होता नहीं, वो वर्ब लेता है अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अब इस हु का एंटीसीडेंट है कौन? एवरीवन, तभी तो यहाँ पे वॉज आया, वर्ब नहीं आया। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? अब अगले कंसेप्ट को डील कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर एरर आते हैं वन वाले, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट होता है वन। ये वन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज को जनरलाइज करने के काम आता है। जैसे मैं कहूँ वन शुड रिस्पेक्ट वन्स पेरेंट्स, हर किसी को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। किसी स्पेसिफिक आदमी को बोला नहीं। अगर किसी स्पेसिफिक को बोलते तो अपन क्या कहते हैं? ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। किसी पर्टिकुलर को बोलना हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लो, कमल शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स है, कोई पर्सनल प्रोनाउन लगाओ। लेकिन ये वन जो होता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो सबको जनरलाइज वे के अंदर बात करने के काम आता है। अब इस एरर को सुनिए जरा। अगर मैं कहूँ वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, क्या गलती है इसमें? इसमें हिज की जगह पे वंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? समझ के देखिए। अगर मैं सब्जेक्ट बना देता शी को, शी शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, आई शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, दे शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। यानी जो सब्जेक्ट होता है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है पेरेंट्स से पहले वाला, ये उसके अकॉर्डिंग चलता है। ही है तो हिज आएगा, शी है तो हर आएगा, आई है तो माई आएगा। तो मेरे भाई वन है तो वन का पॉजेसिव लिखो ना, और वन का पॉजेसिव क्या होता है? वन अपोस्ट्रोफी एस। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूँ? एक तो इस पे एरर आता है। आइए चलो इसको देख लेते हैं। इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है और ब्रेक करना आपको सिखा भी रखा है, तो मेरे भाई पहले वाली वीडियोस देख लेना, अब शायद पता चल गया होगा कैसे पढ़ाता हूँ मैं। ये वन क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। मस्ट क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल है। अवेल मेन वर्ब है। और ये हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जानते हो आप क्या काम करता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अवेल वर्ब का मतलब होता है लाभान्वित करवाना, ठीक है जी। मतलब किसी चीज के कोई अपॉर्चुनिटी से अपने आप को लाभान्वित करवाना। करवाने वाला कौन? ये बंदा। और होगा भी कौन? यही होगा। डूअर भी यही, रिसीवर भी, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। ये क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी एरर बाद में निकालूंगा, पहले ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे भी पता है यहाँ वन सेल्फ आना मेरे भाई। ऑफ प्रिपोजिशन है, अपॉर्चुनिटीज इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट ये अपॉर्चुनिटीज है, और ये कम वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। ये कम हो गई वर्ब। इन प्रेपोजिशन है, लाइफ इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब समझिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। अगर यहां पे लिख देता शी मस्ट अवेल हरसेल्फ, उसे खुद को लाभान्वित करवाना चाहिए उन अपॉर्चुनिटी से जो उसकी जिंदगी में आती हैं, ठीक है जी।
अब अगर वहाँ पे लगा देता आई, तो आई मस्ट अवेल माई सेल्फ। तो मेरे भाई जब वन लगा रहे हो तो वन का केस लिखो ना। अगर सब्जेक्ट वन है तो सारी चीज़ें वन के अकॉर्डिंग चलेंगी, सब्जेक्ट ही है तो सारी चीज़ें ही के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो यहाँ पे हिमसेल्फ ना लिख करके आपको क्या लिखना चाहिए था, आपको वन सेल्फ लिखना चाहिए था। क्या भी एरर सही हो गया? पूरा सेंटेंस दोबारा देखो और बताओ मुझे कि क्या ये एरर अब सही हो चुका है? नहीं मेरे भाई, अब भी ये सही नहीं हुआ है। आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, हिज लाइफ की जगह पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए वंस लाइफ। फिर वही बात, जब सब्जेक्ट ही होता तो सारी चीज़ें ही के अकॉर्डिंग चलती, जब सब्जेक्ट वन है तो सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग चलेंगी। पेपर में एक ही एरर आएगा। अब कहीं कहो सर ये दो एरर होंगे तो पेपर में कैसे मार्क करूँगा? मेरे भाई पेपर में एक ही एरर आएगा, ये आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, कि चाहे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे, चाहे कोई पॉजेसिव केस लगे, अगर वन सब्जेक्ट है तो सब वन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है जी। अब एक और सेंटेंस को समझिए, इसको क्या बोलते हैं ना, चलो पहले सेंटेंस समझाता हूँ, फिर पहले तो इस सेंटेंस को देख लो एक बार, कहना क्या चाह रही है। ही गेव 5 ओल्ड शर्ट्स, उसने 5 पुरानी शर्ट्स और एक नई शर्ट दे दी कुछ भिखारियों को। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे है क्या ना, ये जो वन लिखते हो ना आप, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं पेन खरीदने गया, मैंने 5 तो सस्ते पेन खरीद लिए 2-2 रुपये वाले और एक महंगा पेन खरीद लिया 10 रुपये वाला। मैं कहूँ आई बॉट 5 चीप पेन्स एंड अ कॉस्टली, पेन लिखने की बजाय मैं लिख देता हूँ एंड अ कॉस्टली वन। एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े इसलिए हम क्या यूज कर देते हैं, प्रोनाउन यूज कर देते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, आई बॉट 5 चीप पेन्स एंड अ कॉस्टली वन। ठीक है जी। अब होता क्या ना, ये वन बेसिकली एक ही नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए होता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दूं, चलो देखो जरा, ही सब्जेक्ट आया, गेव वर्ब आया, ही गेव व्हाट, भाई क्या दे दिया, शर्ट्स। शर्ट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। क्या सिर्फ ये शर्ट दी है, और भी तो शर्ट दी है ना, ये वाली भी है। बेसिकली आप करना क्या चाह रहे थे, देखो एरर अगर बताना चाहूँ तो एरर बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आपने लिख रखा वंस, ये पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस किसी चीज पे पोजेशन बनाने के काम आता है। वंस लाइफ, वंस वाइफ, वंस कार, वंस हाउस, किसी चीज पे अधिकार तो बना, किस चीज पे अधिकार बना रहा है, यानी यहाँ पर पॉजेसिव केस गलत है, पॉजेसिव केस आ ही नहीं सकता। और आएगा क्या वो भी पता लग जाएगा अपने को, देखते हैं जरा। अब देखो मान लो ये गलती है, ठीक, इसको एरर को रिमूव करके ना मैं एक बार आपको सेंटेंस समझाता हूँ कि लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ही गेव 5 ओल्ड शर्ट एंड अ न्यू शर्ट। ये जो शर्ट है ये भी इस गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वाली शर्ट भी दी गई है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसी शर्ट है, देखो न्यू शर्ट है, ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। ये ओल्ड शर्ट है, ये भी क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। ये नंबर बताने वाला एडजेक्टिव। कितनी है मेरे भाई, 5 है, 5 ओल्ड शर्ट, 5 ने क्वालिफाई करी है शर्ट्स को, तो 5 भी एडजेक्टिव है। 2-2 एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए क्या है, आर्टिकल है। 2 प्रेपोजिशन है, बेगर्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सम इन बेगर्स की क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है जी। अब समझिए जरा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। शर्ट शर्ट्स नाउन को 2 बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या लगा सकते थे, इसके लिए हम प्रोनाउन लगा सकते थे। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, वन लिखना चाहिए। अगर एक शर्ट दी नई, 5 तो पुरानी दी, एक नई दी तो वन लिखेंगे। अगर मान लो 2 शर्ट दे देता तो यहाँ पे ए हट जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, वंस। वन का प्लूरल होता है वंस, वन का पॉजेसिव होता है वो अपोस्ट्रोफ एस वाला। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो लगा लेना। अभी के लिए जो हमारा एरर था वो क्या था कि यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको वन अपोस्ट्रोफ एस लगा के दे दिया। पॉजेसिव केस की जरूरत कहाँ है, यहाँ को पोजीशन थोड़ी बनाना है, इसलिए ये वाला रिमूव होना था। ठीक है जी। तो आप क्या जाने, वन का पॉजेसिव केस क्या होता है, वन अपोस्ट्रोफी एस। वन का प्लूरल क्या होता है, ONES, अपोस्ट्रोफी नहीं आता इसमें। वन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन सेल्फ। ठीक है जी। आओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये एरर आपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक एक्शन जो 2 डूअर या 2 से ज्यादा डूअर एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो। ठीक है जी। मान लो इस सेंटेंस से बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, इसी को डील कर लेते हैं डायरेक्टली। इसको ब्रेक कर रहा हूँ। गीता सब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है। बबीता भी सब्जेक्ट है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए, दोनों सेम वर्ब के सब्जेक्ट बनेंगे। वर हेल्पिंग वर्ब है, फाइटिंग मेन वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है। अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, इन प्रेपोजिशन है, मार्केट इसका ऑब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन है ना मेरे भाई, ये वाला, ये प्रोनाउन है, ये तो नाउन है। मार्केट नाउन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब देखो जरा, ये गीता बबीता जो है ये बाजार में लड़ रही थी एक दूसरे से।
अब ये लड़ रही हैं तो ऐसा तो है नहीं कि गीता ही गीता मुक्के मारे जा रही है और बबीता शांति से खा रही है। बबीता भी अच्छा घुसड़ पेल रही है, हाँ कि ना। तो मेरे भाई दोनों ही मार रहे हैं तो एक दूसरे को, और दोनों मार रहे हैं इसलिए हमने क्या लगा रखा है, रेसिप्रोकल लगा रखा है। जब एक एक्शन दो डुअर या दो से ज़्यादा डुअर एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो तो हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। अब अगर दो हैं डुअर तो आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए ईच अदर। ठीक, दो से ज़्यादा डुअर हो जाएंगे तो वन अनदर। यहाँ पे इस सेंटेंस में ईच अदर आएगा और यहाँ पे वन अनदर आ जाएगा। इस सेंटेंस को ब्रेक कर लो, देखो जरा। ऑल क्या है आपको पता है, एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बताने वाला। द आर्टिकल है। 5 क्या है, यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव है। ब्रदर्स क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन है। फैमिली इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ट्रस्ट क्या है, वर्ब है। ट्रस्ट हुम, किस पे ट्रस्ट करते हैं, यहाँ वो प्रोनाउन आएगा जो इस ट्रस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। कितना ट्रस्ट करते हैं मेरे भाई, अ लॉट। ये क्या बनेगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो एक वर्ब की डिग्री बढ़ा दे। ध्यान आ रहा है, ही रैन सो फास्ट दैट नोबडी कुड कैच हिम। किसी भी एडवर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की डिग्री बढ़ा दे, इंटेंसिटी बढ़ा दे, वो क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब समझ के देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने भाई थे, 5 भाई थे। अब मान लो 5 भाई हैं, अजय, कुणाल, मोहित, राजेश और दीपेश। अभी अजय जो है वो बाकी 4 पे ट्रस्ट कर रहा है, महेश जो है वो बाकी 4 पे ट्रस्ट कर रहा है, दीपेश जो है वो बाकी 4 पे ट्रस्ट कर रहा है। यानी ट्रस्ट करने का काम हर बंदा खुद को छोड़कर बाकी चारों पे कर रहा है। अगर एक ही एक्शन दो डूअर एक दूसरे पे कर रहे हो तो ईच अदर, और 2 से ज्यादा कर रहे हो तो वन अंदर। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ वन अंदर आ जाएगा और यहाँ पे ईच अदर आ जाएगा। ठीक है जी। एक बात छोटी सी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें ना स्पोकन इंग्लिश में एक्सेप्ट होती चलती हैं। जैसे आपको पता हो कि पहले आईवी के साथ सिर्फ शेल लगता था जब अंग्रेजी बनी थी, फिर धीरे धीरे आईवी के साथ विल भी लगने लग गया। अब ये ईच अदर और वन अनदर ना स्पोकन इंग्लिश के अंदर इंटरचेंजेबली यूज करना एक्सेप्ट हो गया है। आप चाहे 2 के लिए वन अनदर लगा दें, चाहे 2 से ज़्यादा के लिए आप ईच अदर लगा दें, एक ही बात है। आप दोनों में से कोई वर्ड यूज़ कर दें। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो बात बताई वही कि ईच अदर 2 के लिए और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। स्पोकन में किसी से बहस नहीं करनी है, स्पोकन में वो एक्सेप्ट हो चुका है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। ठीक, अब लास्ट पे आ जाओ। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में सिर्फ एक ही प्रोनाउन से एरर आता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव होते हु भी होता है, हुम भी होता है, वट भी होता है, विच भी होता है, लेकिन एरर सिर्फ एक से ही आता है, वो क्या है, विच से। समझ के देखिए, इस सेंटेंस को ब्रेक कर देता हूँ। ऑफ प्रेपोजिशन है, बॉयज इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन मेन वर्ब है, ब्रोकन व्हाट, विंडो इसका ऑब्जेक्ट है ब्रोकन वर्ब का, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब मान लो आप क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक, एक बच्चे ने शॉट मारा और खिड़की तोड़ दी, उधर से आंटी बाहर आई, पंजाबन आंटी पूरे गुस्से में जाती बॉल वॉल छीन ली, बैट छीन लिया, लाइन से खड़क लिया, किने तोड़ी साड़ी खिड़की, कौन थे वो भाई। अब क्या करना है, उन सारे बच्चों में से सिलेक्ट करना है भाई, जिसने शॉट मारा खिड़की तो उसने तोड़ी है, उसमें से सिलेक्ट करना है। अब समझ से देख लो तो समझ से पता चल गया कि यहाँ सिलेक्शन का काम है, नहीं तो ग्रामर तो अपना मजबूत हथियार है ही। ऑफ एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जो सिलेक्शन या पोजेशन 2 काम करती है। पढ़ाया था उसके अंदर कि कार ऑफ कमल, यहाँ पोजेशन है, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे सिलेक्शन है। अब यहाँ पे क्या पोजेशन है क्या, नहीं, यहाँ सिलेक्शन है। और जब सिलेक्शन का केस होगा तो मेरे भाई चाहे आदमियों में से सिलेक्ट करना हो, चाहे जानवरों में से सिलेक्ट करना हो, चाहे चीज़ों में से सिलेक्ट करना हो, विच ऑफ द डॉग्स, विच ऑफ द बैग्स, विच ऑफ द बॉयज, सिलेक्शन में हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, विच प्रोनाउन यूज होगा। चाहे वो आदमियों का सिलेक्शन हो, चाहे थिंग्स का, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स का। ठीक है जी। इसके बाद आपके जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं वो खत्म हो गई है। मिसलिनियस की वीडियोस बनाऊंगा मैं इसके बाद। प्रोनाउन चैप्टर खत्म नहीं हुआ मेरे भाई अभी, लेकिन मिसलिनियस के कंसेप्ट समझाने के लिए आपके थोड़े से और कंसेप्ट डेवलप कराने पड़ेंगे। तो दोबारा से जिरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, उनके ऑब्जेक्ट्स हो जाना, ये सब बेसिक के लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये 7 है ना यहाँ पे प्रोनाउन पार्ट 7। ऐसे प्रोनाउन के 10 पार्ट मिलेंगे आपको, 9 या 10 जरूर मिलेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स और बीच में पढ़ाने पड़ेंगे। और बच्चे अगर आपने वो वाले देख लिए ना सारे के सारे ये पार्ट्स, यानी प्रोनाउन जिस दिन हमारा खत्म होगा उस दिन आप चाहें तो ये जो, हाँ मैं पिछली वीडियो में बोलना भूल गया था, नोट्स अपलोड हो चुके हैं मेरे भाई। अब सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिख रहा होगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। उस नोट्स को डाउनलोड कर लें और मेरे साथ साथ पढ़ें।
बोर्ड के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कंसेप्ट पढ़ा दूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक दो सेंटेंसेस छूट जाते हैं, कोई छोटा मोटा कंसेप्ट छूट जाता है, तो इतनी स्किल आपकी ज़रूर मैं डेवलप करा चुका हूँ कि आप उसको अपने आप समझ लें। ठीक है, कोई नोट्स में छोटी मोटी गलती अब भी रह गई होगा तो आप उसको रिमूव कर लेंगे। साथ साथ पढ़ना शुरू करिए मेरे भाई। समझो सस्ता कुछ भी नहीं है, मार्केट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब पहले अगर गधे सिलेक्ट होते थे तो फिर घोड़े सिलेक्ट होने लगे, अब मेरे भाई अरबी घोड़े सिलेक्ट हो रहे हैं। समझ में आया? रेस के घोड़े सिलेक्ट हो रहे हैं अब। तो समझिए, आप उसको मेहनत करना शुरू करिए, मेरे साथ साथ नोट्स पढ़ना शुरू करिए। जितना मैंने पढ़ा दिया उसको नोट्स से साथ साथ पढ़ते रहें और किसी बुक से प्रैक्टिस करते रहें। आपको मैंने बुक्स वगैरह बता रखी हैं पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। और इस मेरी प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर करो भाई, ऐसे एक वीडियो के लिंक को मत शेयर किया करो, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया करो, ताकि उसको सारी वीडियो सिक्वेंशियल वे में मिले, क्योंकि बीच में से कोई देखेगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ा सा काम करें अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है, मैं पैरामाउंट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम प्रोनाउन चैप्टर की जो हमारी कंप्लीट चैप्टर की सीरीज़ चल रही है उसके 8वें पार्ट को डील कर रहे हैं। ये हमारा प्रोनाउन चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट है। इससे अगला जो पार्ट है वो प्रोनाउन चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, आज हम कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। पहले मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई, आज हम प्रोनाउन के कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट्स की बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप रैंडम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ सकते। तो आप जैसे ही इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबसे पहला ही लिंक मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट का। उसके अंदर मेरा पूरा सिक्वेंशियल वे के अंदर पूरा कोर्स दिया हुआ है, जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक बातों से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो पहले आप उन सब चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं जीरेंड का भी जिक्र करूँगा, इन्फिनेटिव का भी जिक्र करूँगा। वो सब चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपके लिए लेक्चर तभी बेनिफिशियल होगा जब आपको वो सब आता हो। तो पहले उनको आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, मेरे नोट्स का लिंक है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। साथ साथ लेक्चर देखिए, साथ साथ उन नोट्स को पढ़िए। वो नोट्स बनाए ही ऐसे गए हैं कि खुद भी पढ़ सकते हैं आप उनको। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। पहला जो सेंटेंस है, इट इज़ ही हु ऑलवेज हेल्प यू, देयर वॉज मैनी स्कूल्स इन दैट एरिया। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, पहले सारे सेंटेंसेस एक बार खुद से रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलो अब इनको शुरू कर लेते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है, इट इज़ ही हु ऑलवेज हेल्प्स यू, हु ऑलवेज हेल्प यू। अभी हेल्प दिया हुआ है, इसको करेक्ट करेंगे, हेल्प्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो मेरे भाई, ये वाला जो एरर है ये बेस्ड है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के एरर से। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, पहले उस चीज़ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता क्या है, फिर हम उस एरर पे मूव ऑन कर जाएंगे। देखिए सेंटेंस देखिए छोटा सा, देयर वॉज अ किंग। आपने छोटी क्लासेस के अंदर कहानियों में शुरू में पढ़ा होगा, देखो ऐसे कहानियाँ शुरू हुआ करती थी हमारी, वंस देयर वॉज अ किंग, हाँ कि ना। और जब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी हिंदी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, एक बार एक राजा था। ये रहा एक बार, ये रहा एक, आर्टिकल ए से पता चल गया एक राजा, और वॉज पास्ट इंडेफिनिट यानी था। अभी देर की हिंदी का है। अब ये मत कह देना कि इसकी हिंदी होती है एक बार वहाँ एक राजा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देर बेसिकली यहाँ क्या है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, किंग है। कैसे पता चला कि रियल सब्जेक्ट किंग है? देखो, आपको एक चैप्टर पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, वो आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं यहाँ पे अ किंग की जगह पे 5 किंग्स कर दूं, वंस देयर वॉज 5 किंग्स, तो क्या वो सही रह पाएगा? 5 किंग्स लिख दिया तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ जाएगा। वंस देयर वर 5 किंग्स। इसका मतलब ये जो वर्ब है ये इसके हिसाब से आ रही है। अगर ये वर्ब इसके हिसाब से आ रही है तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, किंग है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट। समझ पाए इतनी बात को? ये बेसिकली होता क्या है, ये इट और देयर। देखो एक लाइन में बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इट और देयर, इट और देयर, ये दो ऐसे वर्ड है जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं। इट और देयर दो ऐसे वर्ड है जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं। हमेशा नहीं, सिर्फ कब, जब इनके बाद लिंकिंग वर्ब आए। लिंकिंग वर्ब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होती है, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम कर दे। इट और देयर क्या बन जाएंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन जाएंगे, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले वर्ड बन जाएंगे जब इनके बाद क्या आ जाए, एक लिंकिंग वर्ब आ जाए। जैसा कि इस सेंटेंस को देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ इट इज़ ईजी टू डांस। मतलब क्या है इसका, कि नाचना आसान है ना। ये सेंटेंस कुछ ऐसा था, ये कहना हम इसमें चाह रहे थे टू डांस इज ईजी, टू डांस इज ईजी। लेकिन मैंने क्या किया, जो मेरा रियल सब्जेक्ट था
इज वर्ब का रियल सब्जेक्ट इजी है क्या? डांस करना, टू डांस। इज वर्ब का रियल सब्जेक्ट बनना कौन था? टू डांस। लेकिन मैंने उसको टू डांस को शुरू में ना लिख के उसको बाद में लिख दिया और उस सब्जेक्ट को, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे इट लगा दिया। इसे क्या कर रहा हूं मैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। समझ में आ गई इतनी बात? चलो, कंसाइज में इट और देयर दो ऐसे वर्ड हैं जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं जब इनके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ जाए। अगर इतनी बात जान गए तो अभी एरर आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। चलो इसको करके देखते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करना आपको सिखा रखा पिछले वीडियोस में, देखो जरा। अब मुझे पता चल गया कि इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद लिंकिंग वर्ब आ रही। ये क्या बना? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है जी। ये इज क्या है? आपकी मेन वर्ब है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है कि मैंने पहले से ही नो एरर लिख दिया है, क्योंकि मैं ये वीडियो अब तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको जब करेक्ट किया तो मैं भूल गया इसको गलती वापसी भी करनी है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पेपर में जब आएगा ना तो हिम लिखा हुआ आता है मेरे भाई। ये सुनने बोलने में आपको खूब अच्छा लग रहा होता है, इट इज़ हिम, इट इज़ हिम। अब मुझे करवाना क्या था? यहाँ ही करवाना था। आप शुरू से एक बार शुरू कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे हिम ही लिखा हुआ है। देखो शुरू से शुरू कर देता हूँ, सोच के चलना है। यहाँ पे हिम लिखा हुआ है। इट इज हिम हु ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है जी। अब शुरू से कर रहे हैं। इट के बाद अगर लिंकिंग वर्ब आ जाए तो ये तो बन गई मेन वर्ब और ये बन गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। हाँ के ना? अब देखो ये हु क्या होता है? ये हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आपको बता रखा है क्या काम करता है? कंजंक्शन का भी काम करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करेगा और अगर एक क्लॉज का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनेगा। इसका मतलब ये वाला क्लॉज तो यहाँ पे खत्म हो गया। अगर ये वाला क्लॉज यहाँ खत्म हो गया, कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। आपको पता है कि ये वर्ड तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो जरूर एक रियल सब्जेक्ट भी आएगा। अक्षर बचा है केवल एक, इसका मतलब इसे क्या बनना है? रियल सब्जेक्ट बनना है। अगर रियल सब्जेक्ट बनना है तो सब्जेक्टिव केस में लिखो ना मेरे भाई। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, शी सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब यहाँ पे हिम नहीं, क्या आना चाहिए था? ही आना चाहिए था। ठीक है जी। अभी ऑलवेज आपको पता है क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ के ना? ये हेल्प क्या है? वर्ब है और ये यू क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ाया था। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, वे वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट क्या होता है? जिसको रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन या क्लॉज जिसके लिए लगाए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिसे वे रेफर करते हैं, वही उनका एंटीसीडेंट होता है। अब मुझे बताओ कि ये जो हु है इसका एंटीसीडेंट कौन है? ही है। ही सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या यहाँ पे हेल्प आ सकता है? क्या लिखना पड़ेगा? हेल्प्स लिखना पड़ेगा आपको। मैं फिर बता दूं, पेपर के अंदर एक ही एरर आएगा। मैंने आपको इस सेंटेंस के अंदर दो कंसेप्ट पढ़ा दिए। क्या? एक तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला कि हिम नहीं, ही आएगा यहाँ पे क्योंकि ये ही रियल सब्जेक्ट है। दूसरा कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया क्या? कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। ही सिंगुलर था तो यहाँ पे हेल्प्स आया, सिंगुलर आया। ठीक है जी। पेपर में एक ही एरर आएगा। ये मैंने आपको दो कंसेप्ट एक ही सेंटेंस के थ्रू समझा दिए। अगले वाले पे आ जाओ। अब मुझे पता है कि ये देयर जो लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है, ये भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है जब इसके बाद एक लिंकिंग वर्ब आ जाए। अब ये बी की फॉर्म ने मेन वर्ब का काम कर दिया, लिंकिंग वर्ब हो गई, तो ये क्या हुआ? आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, है ना। और ये स्कूल्स, इसका मतलब क्या बनेगा? नाउन है, ये रियल सब्जेक्ट बनेगा। मैनी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वांटिटी बताने वाला। इन क्या है? प्रीपोजिशन हो जाएगा। एरिया क्या है इस प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट क्या है इसको क्वालिफाई करने वाला? डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए? अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में कहा था देयर वॉज अ किंग, अगर किंग एक था तो यहाँ पे वॉज आया। 5 किंग्स कर देता तो यहाँ पे वर आ जाता। क्यों? क्योंकि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। हाँ कि ना? तो यहाँ पे देखिए अगर स्कूल्स है तो क्या यहाँ पे वॉज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि रियल सब्जेक्ट तो स्कूल्स है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? वॉज काट के वर करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल्स आपका प्लूरल है। यहाँ छोटी सी बात एक और समझिए, जब भी इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करेगा ना तो इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जब आप नोट्स के अंदर और सारे सेंटेंसेस देखेंगे इन सेंटेंसेस के अलावा, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस डील हुए हैं कि इट के बाद यहाँ पे मैंने प्लूरल भी लिख दिया ना, यहाँ पे अगर देम लिखा हो तो काट के दे भी कर दूं तो यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं करता, मैं इजी लिखता हूँ। इट के बाद, इट जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है उसके बाद जो वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर आती है। लेकिन देयर के बाद जो वर्ब आती है, देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनता है उसके बाद जो वर्ब आती है वो रियल सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अब ऐसा क्यों? देयर का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे भाई होता है एक एडवर्ब। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं हुआ करते, आप इससे डमी सब्जेक्ट का यूज ले रहे हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज ले रहे हैं, इसके हिसाब से वर्ब नहीं आती। लेकिन इट आपको पता है एक प्रोनाउन होता है,
प्रोनाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, भले ही यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोनाउन अपने हिसाब से वर्ब लगवा सकते हैं, इसलिए इनके बाद कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। समझ में आया? नेक्स्ट पे चलो। अब ये अगला कंसेप्ट है हमारा। आपने एक रूल पढ़ा होगा, काफ़ी सारे, जैसे बुक उठाओगे रूल मिलेगा, बिटवीन के बाद, विद के बाद, इंक्लूडिंग के बाद, एक्सक्लूडिंग के बाद, एक्सेप्ट के बाद, बिसाइड्स के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएं। ठीक है जी। अब देखो मैं यहाँ पे रूल नहीं लिख रहा हूँ, सारे वर्ड्स लिखूंगा तो बोर्ड पहले ही भर जाएगा, फिर 3-4 बार रब करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स हैं, आप उनको पढ़ लेंगे, वहाँ पे रूल बाकायदा लिखा होगा। मैंने आपको बोल के बता दिया है कि ये सारे के सारे वर्ड हैं, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएं। ठीक है जी। मैं आपको आज इसका लॉजिक दे देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको वो रूल रटना ना पड़े। आ जाओ इस पर। बिटवीन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास जो मैंने शुरू करी थी उसके अंदर एक बेसिक रूल बताया था इंग्लिश का कि जब भी प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे। ठीक है। और वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं और कहलाते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब ये यू क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये एंड क्या है? कंजंक्शन है। ये भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों ही उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए यू का यू रह गया, लेकिन आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम नहीं होता, यहाँ पे मी करना पड़ेगा आपको। आगे सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हो। अमन सर सब्जेक्ट हो गए, इज मेन वर्ब हो गया, एरोगेंट क्या है? एडजेक्टिव है, रूड भी क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों के दोनों काम किसका कर रहे हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। जानते हो आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग और क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं? वेरी क्या? इनको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। और इस सेंटेंस का मतलब क्या? जैसे हम कहते हैं ना, यार देख बात अपने तक ही रखियो, अपने दोनों के अंदर की बात है। अमन सर ना बड़े एरोगेंट और रूड है। ठीक है जी। सीधी ग्रामर का लॉजिक, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस में लिखो, आई नहीं में लिखो, बात खत्म हो गई। अब अगले पे आ जाओ। रुद्राक्ष सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब छोटी सी बात मुझे बताओ, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखो जरा। रुद्राक्ष लाइक ऑल हिज ब्रदर्स इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि रुद्राक्ष जो है वो अपने भाइयों की तरह ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, क्या ये लाइक वर्ब हो सकता है? छोटी सी बात सोच के देखना, अगर ये लाइक वर्ब होता और ये इज यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी वर्ब हो गया, तो दो क्लोज हो जाएंगे। कंजंक्शन दिख रही है इसमें? कोई कंजंक्शन एक आ रही है, वो वाली कंजंक्शन किस किस को जोड़ने के लिए आ रही है? इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग। ये तो दो एडजेक्टिव को जोड़ने वाली कंजंक्शन है, ये दो क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन थोड़ी है। दूसरी बात, एक और हिंट था आपके लिए, रुद्राक्ष सिंगुलर है, अगर ये वर्ब होता तो यहाँ लाइक्स ना लिखा होता। समझिए, जो वर्ड होता लाइक, ये दो काम करता है, प्रेपोजिशन बनना भी और वर्ब बनना भी। जब इसका मतलब वो पसंद करना, तब ये वर्ब होता है। जब ये तुलना के लिए यूज़ किया जाए, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाए, तब ये प्रेपोजिशन होता है। अब मुझे सेंटेंस पढ़ के पता चल गया कि रुद्राक्ष की उसके भाइयों के साथ तुलना करनी है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेपोजिशन का काम करेगा। अब देखिए, अगर ये प्रेपोजिशन हो गया तो ये क्या बना? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी। हिज क्या बना? पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। ऑल क्या बना? यहाँ पे क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव बन गया। इज क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। जो आई किसके लिए है? रुद्राक्ष के लिए आई है। ठीक। अब ये वेरी क्या है? इन दोनों एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है, और ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करें। इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, ये नो एरर है। पेपर में जब एरर आता है तो एरर क्या बना के देता है? देखो, दो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जब पेपर में एरर आएगा ना, पेपर में एरर आएगा तो दो कंसेप्ट पे आएगा। देखो, एक तो क्या लिखा होगा? रोहन लाइक ही, रोहन लाइक ही, या रोहन लाइक शी, या रोहन लाइक दे। आगे सेम बात लिख दूं, रोहन, अब ये ब्रदर्स हैं, ठीक है, इनके लिए मान लो मैं दे यूज कर देता, रोहन लाइक दे इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब आप उसमें पता चला लोगे कि रोहन का दे के साथ कंपैरिजन करना, और लाइक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आने चाहिए, दे नहीं दे आना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा इसमें क्या एरर आता है? यहाँ पे लगा के दे देगा आर। अब ये ब्रदर्स के हिसाब से वर्ब थोड़ी आनी है मेरे भाई, वर्ब तो रियल सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ब्रदर्स तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब आनी है रुद्राक्ष के हिसाब से जो कि सिंगुलर है। अगर यहाँ पे कुछ सिंगुलर लिखोगे तो यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी। रुद्राक्ष एंड शालिनी लिख दूं, प्लूरल कर दूं, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। समझ में आया? ये ब्रदर्स इसका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? रुद्राक्ष। वर्ब किसके हिसाब से आती है? सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ में आ गया? एरर बनाना चाहूँ तो मैं इसको एक सेकंड में एरर बना दूं, कुछ ऐसा सेंटेंस लिख के,
रुद्राक्ष लाइक दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्या बन जाएगा फिर? रुद्राक्ष लाइक देम इज वेरी हार्ड वर्क, इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। एक तो जो वर्ब है वो रुद्राक्ष के हिसाब से आएगी, इसके हिसाब से नहीं आएगी। दूसरा लाइक प्रीपोजिशन है, यहाँ जो भी लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब नाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये सेंटेंस आपका हो गया नो एरर। ठीक है जी, अब इस सेंटेंस पे आ जाओ। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और रिलेटिव प्रोनाउन के अपने कंसेप्ट की रिवीजन है। देखना जरा, इट यहाँ पे क्या है आपका? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद लिंकिंग वर्ब आ रही है। लो जी, लिंकिंग वर्ब आ गई। अब आपको पता है कि अगर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसे रियल सब्जेक्ट बनना है। अगर इसे रियल सब्जेक्ट बनना है तो मी कैसे आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। अब ये हु आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना तो कोई नंबर जेंडर होता नहीं, वो वर्ब लेते हैं अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट इसका क्या है? आई है। आई है तो यहाँ पे इज नहीं क्या आएगा? एम आएगा। ये योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो नाउन काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। पहले भी कंसेप्ट पढ़ा रखा है। मेरे से को पूछे नाम क्या है? अमन। काम क्या करता हूँ? टीचर हूँ जी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, अब इसको बोल के देखो जरा एक बार। इट इज़ आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल नहीं जचेगा, मुझे ही नहीं जचा आज तक ये 5 साल के अंदर। लेकिन मेरे भाई एकदम सही है, जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो ये रियल सब्जेक्ट चाहिए, रियल सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस चाहिए। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेता है। आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इज नहीं एम आएगा। जस्टिफाइड है। समझ में आया? तो मेरे भाई जचने बचाने वाला काम छोड़ो। आप कोई चुन्नियाँ रंगवाने की दुकान पे नहीं आए हो, समझ रहे हो? ये ग्रामर की दुकान है मेरे भाई। यहाँ जो ग्रामर से सही वो सही है और जो ग्रामर से गलत वो गलत। एक छोटी सी बात यहाँ समझ लेना, सर आपने इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ तो एम करा दिया, लेकिन इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए नहीं कर रहे वो वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था इट भले ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर दे, लेकिन उसके बाद वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है। भले ही डमी सब्जेक्ट का काम करा, लेकिन इट के बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। लेकिन देयर जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है उस केस में वर्ब कैसी आती है? रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ आ गई इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुत ही उम्दा एरर हैं सारे के सारे, और इनके लिए जिरंड कंसेप्ट जो है वो आपको इन्हीं सेंटेंसेस के लिए पढ़ाना पड़ा था मुझे बीच में प्रोनाउन चैप्टर रोक के। आओ देखते हैं जरा। इस सेंटेंस को आपको ब्रेक करना है। जैसे ही ब्रेक करोगे ना, चीख चीख के खुद ही बताएगा मेरे अंदर ये एरर है, ठीक? वरना फिर रट्टे बिठाने पड़ेंगे। फादर सब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, मी आपने आई का ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी हो गया। तो ये इसको आप बनाना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट। ये गोइंग को एक बार छोड़ देते हैं। टू प्रीपोजिशन है, सिनेमा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये एवरीडे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, गोइंग की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। समझ में आया? अब मैंने आपको V1 प्लस ING के बारे में फंडे सिखाए थे जिरंड वाले लेक्चर के अंदर। V1 प्लस ING इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करता है। वर्ब बनना, क्या ये वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता। ये देखो लाइक वर्ब है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज एम आर वाज वर्ब बी बीन, कोई बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आती है ना इससे पहले, इसका मतलब वर्ब तो है नहीं। क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, एडजेक्टिव होता, तो किसी नाउन को रेफर करता, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है। इसके पास केवल एक चारा बचा, नाउन बनना। नाउन है तो ये जिरंड है। अब सोचो कि मैंने ये डिक्लेयर कर दिया ये नाउन है, तो नाउन इंग्लिश ग्रामर में 4 काम करता है। सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट तो फादर है ना। ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट तो आप कह रहे हो मी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है ना, एक मी लगा रखा आपने, तो ऑब्जेक्ट तो आप इसको बनने नहीं दे रहे। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशन कोई है ही नहीं। समझ में आया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहूँ, लिंकिंग वर्ब है ही नहीं। ये तो चारों ही काम नहीं कर रहा आपके हिसाब से, तो ये तो गड़बड़ होगी। फिर इसको ना तो तुमने वर्ब माना, ना तुमने एडजेक्टिव बना, नाउन मान लिया, तो नाउन के काम नहीं करवा रहे आप इससे, तो फिर कैसे जस्टिफाई करें इसको? समस्या क्या है कि आपने इसको गलत तोड़ दिया। समझ के देखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो रिसीवर होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नापसंद करने का फादर है, तो सब्जेक्ट ये हो गया। अब जो नापसंद किया जाएगा ना, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। मुझे बस इतना बता दो कि मेरे पिताजी नापसंद करते किस चीज़ को हैं। मुझे नापसंद करते हैं कि मेरा जाना नापसंद करते हैं? अब मुझे तो वो खूब पसंद करते हैं, बस ये जो मैं रात को फिल्में देखने जाता हूँ ना, ये पसंद नहीं करते हैं वो। इसका मतलब इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं, इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट गोइंग होना चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस बार कौन बनेगा? गोइंग बनेगा। बिल्कुल लॉजिकल है बच्चे, सोच के देखना।
अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आ पाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा तो फिर इसे लिखे क्या, आपको इसको लिखना पड़ेगा माई गोइंग। समझ के देखना, मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरा जाना, इसके ऊपर पोजेशन बनाना, एक नाउन के ऊपर पोजेशन बनाना है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। प्रोनाउन नाउन के ऊपर पोजेशन थोड़ी बना पाएगा, प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे आता है, एडजेक्टिव बनाते हैं नाउन के ऊपर पोजेशन, माई हाउस, माई कार, देयर हाउस, देयर कार। समझ पाए इतनी बात, इसका मतलब यहाँ पे माई आएगा। अब फिर से मैं रूल लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, नोट्स के अंदर चेक कर लेना। इसका रूल आपको क्या मिलेगा, जीरंड्स आर प्रिसीडेड बाय पॉजेसिव केसेस ऑफ एडजेक्टिव्स नॉट ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। जीरंड से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है जी, नोट्स में चेक कर लीजिएगा। मैं खाली क्या कर रहा हूँ, आपको सारे के सारे रूल्स के लॉजिक्स दे रहा हूँ ताकि आपको उनको रटना ना पड़े। आ जाओ अगले पे। लैंडलॉर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, माइंड मेन वर्ब हो गया। अब फिर आपको पता होना यहाँ पे वही है, लेट क्या है, एडवर्ब है, एट प्रेपोजिशन है, और ये नाइट इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आई इतनी बात। अब देखिए, हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो माइंड नहीं करता। क्या माइंड नहीं करता, वो हमें माइंड नहीं करता कि हमारा आना माइंड नहीं करता, वो हमारा लेट रात को आना माइंड नहीं करता। इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ये। अगर ऑब्जेक्ट ये होगा फिर वो तो इतना तो समझ गए होगे ना, वर्ब नहीं है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है क्योंकि वर्ब आ चुकी है, एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है जिससे क्वालिफाई कर रहा हो। तो इसका मतलब हो क्या गया मेरे भाई कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ये, यानी ये नाउन है और यानी ये यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ये तो ऑब्जेक्ट हो नहीं पाएगा, तो फिर करूँ क्या, हमारा आना, एक नाउन के ऊपर पोजीशन बनाना, एक जिरंड के ऊपर पोजीशन बनाना। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखिए, आप लिखिए आर कमिंग, हमारा आना। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़िए। शुभम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, लाइक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, शिल्पा आपने एक नाउन लिख दिया, टॉकिंग भी क्या है, आपने जिरंड लिख दिया। देखो फिर वही बात, वर्ब हो नहीं सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो नहीं सकता, ये भी आपने एक नाउन लिख दिया। टू प्रेपोजिशन है और सुलभ इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब समझिए शांतिपूर्वक एक छोटी सी बात समझ लो, ये लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है कौन, ये शिल्पा है कि टॉकिंग है, मुझे बस इतना बता दो। शुभम क्या पसंद नहीं करता, शिल्पा को पसंद नहीं करता। अबे शिल्पा तो उसको खूब पसंद है, उसको पसंद क्या नहीं है, उसको पसंद नहीं है शिल्पा का सुलभ से बात करना, उसको टॉकिंग पसंद नहीं है। इसका मतलब इस लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कौन बन गया, टॉकिंग बन गया। अगर ऑब्जेक्ट ये बन गया तो फिर ये डायरेक्टली नाउन तो लिखना पड़ोगे, क्योंकि दो नाउन साथ में लिख दे। कोई कंपाउंड नाउन तो है नहीं कि दो नाउन साथ में लिख दे। बस स्टैंड एक कंपाउंड नाउन है, बुक शेल्फ एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि वो दोनों साथ मिलकर एक चीज़ का नाम होते हैं। शिल्पा टॉकिंग कोई कंपाउंड नाउन है क्या? इसका मतलब ये इस केस में तो रहना पाएगा। एक तरीका है, जैसे यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे थे, मैं इसको कर देता हूँ शिल्पाज, तब ये क्या हो जाएगा, भले तो रहेगा तो नाउन, लेकिन कौन से केस में आ गया, पॉजेसिव केस में। और काम किसकी तरह करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह, शिल्पा का बोलना। शुभम को क्या पसंद नहीं है, शिल्पा का बोलना। समझ में आया? ये जो पहले लिखा होता है ये था शुभम को पसंद नहीं शिल्पा बोलना, ये लिखा होता आपने शिल्पा और टॉकिंग साथ साथ लिख के, शिल्पा का बोलना, शिल्पाज टॉकिंग, हमारा आना आर कमिंग, हमारा जाना माई गोइंग, या मेरा जाना माई गोइंग। तो ये सारे कंसेप्ट थे प्रोनाउन मिसलिनियस पार्ट 1। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और उसके अंदर आपका प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस का जो लिंक है, देखो एक वीडियो का लिंक शेयर करते हो ना तो परेशानी होती है, जो भी उसको वीडियो को देखेगा फिर वो पूछेगा सर वीडियो कैसे देखनी है। एक तो थोड़ा सा IQ भी यूज़ किया करें बच्चे। मैं चाहता हूँ वीडियो के साइड पे रेड कलर का बॉक्स है, उस पर लिखा भी हो वीडियो 01 वीडियो 02, और उतना IQ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लो और प्लेलिस्ट चला लो, सारी की सारी प्लेलिस्ट के अंदर सिक्वेंशियल वे में आ जाएंगे। तो जब भी आप शेयर करें इन वीडियोज़ के लिंक को तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया करें बजाय कि एक वीडियो के लिंक है, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद, उससे अगली वीडियो को देखने के बाद अपना प्रोनाउन चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। मैंने जितना आपको बेसिक डेवलप कराने थे ना वो ऑलमोस्ट करा दिए हैं। अब आप चाहें तो वो नोट्स खुद भी साथ साथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो फिर बता रहा हूँ, वीडियो बनाना बंद नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, कहीं नीचे कमेंट करना शुरू कर दो आप तो धोखा दे गए, अरे फालतू बात नहीं। वीडियो जैसे आ रही हैं वैसे आएंगी, हफ्ते में जितना मेरे को टाइम लगता है 1-2 वीडियो ज़रूर आएंगी। बस क्या करें, आप साथ साथ खुद भी पढ़ना सा थोड़ा शुरू करें, क्योंकि जो खुद पढ़ के समझ सकते हो ना वही लायक है नौकरी के, बाकी लायक हो भी नहीं।
समझ में आया? और इतने कंसेप्ट आपके बिल्ड करा दिए कि समझ पाओ, और वो नोट्स लिखवाए या इस हिसाब से हैं कि वो खुद भी समझे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने वीडियो में अगले में, जिसके अंदर प्रोनाउन चैप्टर के लास्ट को डील करेंगे। बहुत बढ़िया कंसेप्ट होगा वो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रोनाउन चैप्टर की जो कंप्लीट चैप्टर की सीरीज़ है उसके लास्ट पार्ट को, जिसके अंदर हम प्रोनाउन चैप्टर के मिसलिनियस कंसेप्ट का सेकंड पार्ट डील कर रहे हैं, ठीक है जी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे वही हम्बल रिक्वेस्ट कि ये लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है मेरे भाई, मैथ्स रीजनिंग की तरह। जैसे मैथ्स में आप एक बार अलजेब्रा पढ़ लो, अगली वीडियो ज्योमेट्री की देख लो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसके अंदर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि लैंग्वेज है। इसके लिए बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। सबसे पहला ही जो लिंक है वो क्या मिलेगा आपको, मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर एसएससी बैंक सीडीएस बाय अमन वशिष्ठ सर। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल सिक्वेंशियल वे के अंदर आपके पास वीडियोस आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, वहाँ से यहाँ तक का लेवल आपको अचीव करना है, ठीक है जी। ये वीडियो आपके लिए तभी यूज़फुल हो जाएगी जब आपने पीछे वाली वीडियोस देख रखी हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी और भी लिंक्स हैं आपके लिए। मेरे नोट्स का लिंक है, मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। काफ़ी सारी चीज़ें आप PDFs वगैरह हैं ग्रुप पे, डिक्शनरी के लिंक हैं, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है। आओ शुरू कर लेते हैं। ये पहला वाला जो, एक बार आप चाहें तो पूरे सेंटेंसेस एक बार खुद देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके सारे सेंटेंसेस खुद देख लीजिए एक बार। चलो आओ शुरू कर लेते हैं। अब ये जो पहला सेंटेंस है, राजेश इज मोर एक्सपीरियंस देन मी सो ही शुड बी हायर्ड फॉर दिस जॉब, ठीक है जी। ये वाले सेंटेंसेस को ना बच्चे जनरली जानते हैं देन के बाद आई वाले एर से। ही इज़ बेटर देन मी नहीं, ही इज़ बेटर देन आई होता है ना। ही इज़ बेटर देन शी नहीं, ही इज़ बेटर देन हर नहीं, ही इज़ बेटर देन शी होता है, ठीक है जी। अब समझ के देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ ताकि अगली बार से जब आप इस एरर को देखें तो आप रटे नहीं, थोड़ा सा समझ से काम लें। चलो समझ के देखो एक बार। ये ना पूरा जो सेंटेंस है, मैंने इसको सिर्फ बड़ा करने के लिए ज़्यादा लंबा लिख दिया। सेंटेंस बेसिकली जो एरर है ना वो यहीं तक डील हो जाता है। एक बार इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। आप जान रहे हो कि राजेश यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये इज़ क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? सोचो, बी की फॉर्म दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रही हो तो काम कर देगा हेल्पिंग वर्ब का। अब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो जाए? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे भाई, क्योंकि आपने बी की फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब और इसको मेन वर्ब मान लिया तो ये पैसिव हो जाएगा। पैसिव का मतलब हो जाएगा राजेश को एक्सपीरियंस कर दिया गया। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? राजेश को एक्सपीरियंस कर दिया गया कि राजेश एक्सपीरियंस्ड है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, थोड़ा सा सेंस से, कॉमन सेंस से भी काम लें। ऐसा नहीं कि रट्टा बिठा दिया, बी की फॉर्म प्लस V3 देखा नहीं और बोले कि ये तो क्या हो गया, पैसिव हो गया। मैं आपको कहूँ आई एम मैरिड, आई एम मैरिड या आई एम अनमैरिड। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, मैरिड मेन वर्ब है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो ये तो पैसिव हो गया। पैसिव हो गया तो मतलब मेरी शादी करवा दी जाती है। ये भी हो सकता है ज़बरदस्ती को करा दे। आई एम अनमैरिड, मेरी शादी नहीं करवा दी जाती है। अबे ये कैसे हो पाएगा? समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी काम लेना होगा। ऐसा नहीं कि रट्टा बिठा लिया, बी की फॉर्म प्लस V3 आया नहीं और आपने पैसे बोल दिया। आई एम मैरिड, एम मेन वर्ब है और मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैं शादीशुदा हूँ। आई एम अनमैरिड, एम यहाँ पे मेन वर्ब है, अनमैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसका मतलब हो जाएगा मैं कवारा हूँ। समझ में आया? ऐसे ही राजेश इज एक्सपीरियंस्ड, इस बार ये ऐसे टूटेगा, राजेश इज मेन वर्ब बना और ये बना आपका एडजेक्टिव जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई इतनी बात? मोर क्या है, इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है, ठीक है जी। ये देन यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? ये देन यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले करता है। बेसिकली इस सेंटेंस को दो बार ना रिपीट करना पड़े ना कि राजेश इज इतना एक्सपीरियंस्ड और मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस या राजेश मुझसे ज़्यादा। दो सेंटेंस लिखने की बजाय हम एक ही सेंटेंस में कंजंक्शन लगा के सेम वही बात रिपीट करवा देते हैं। समझ में आएगा आपको? बहुत बढ़िया। बेसिकली मैं कहना पता क्या चाह रहा हूँ, ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, राजेश इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन आई एम। यहाँ पे ये है कि जितना मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ ना, जितना आई एम एक्सपीरियंस्ड, जितना मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ उससे ज़्यादा राजेश एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना है बेसिकली, एक राजेश का और एक मेरा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो आगे की चीज़ें हैं ये तो सिर्फ मैंने सेंटेंस बड़ा करने के लिए लिखी हैं। सो कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है,
ये बी हैड पैसिव में चला गया, ये मेन वर्ब का पार्ट बनेगा। फॉर प्रीपोजिशन है, जॉब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि यहाँ पे ये जो है ना देन के बाद यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टूड है, आई एम। ये जो एम वर्ब है ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जितना मैं एक्सपीरियंस, जो आई एम एक्सपीरियंस्ड और मुझसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड है, राजेश इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन आई एम एक्सपीरियंस्ड, ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे। जितना मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ उससे ज़्यादा राजेश एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे एम वर्ब अंडरस्टूड है, सोचो, खुद ही सोचो, कंजंक्शन आ रही है, कंजंक्शन आ रही है तो इसके आगे क्लॉज है, क्योंकि ये वाली कंजंक्शन तो इस क्लॉज को जोड़ने के लिए आई है, तो ये कंजंक्शन भी तो किसी क्लॉज को जोड़ेगी। अब अगर ये कंजंक्शन आई तो इस क्लॉज को जोड़ रही है, क्योंकि इसमें वर्ब है, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसका मतलब इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्टिव केस क्या है, मी है कि आई है? आई है, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, क्या आएगा? आई आएगा। समझ में आ गया? इसलिए ही इज टॉलर देन मी नहीं, ही इज टॉलर देन आई, उसके आगे एम अंडरस्टूड है। क्लियर हो गया ये फंडा? सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे लगता है जैसे यहाँ पे देन कंजंक्शन का काम करता है। एक इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर है सिमिली। ठीक है, एज गुड एज टॉल एज फार एज, ये सब क्या है? सिमिली होते हैं। देखना जरा, स्वाति सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये आपने लगा दिया एक सिमिली। ठीक, अब ये सिमिली क्या करता है? सिमिली काम आता है कंपैरिजन के। सिमिली क्या काम आएगा? कंपैरिजन के। अब देखो, ये जो गुड है, गुड, ये जो एडजेक्टिव है ना, ये बेसिकली क्या है? इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। कहना ये चाह रहे हो स्वाति भी उतनी अच्छी है जितना वो है। ठीक है जी, स्वाति भी उतनी अच्छी है जितना वो है। दोनों का कंपैरिजन भी करेगा और ये कंजंक्शन का काम भी करेगा। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो कहना कंजंक्शन है जी, कंजंक्शन का काम करता है। और ये कैसी कंजंक्शन है? जैसे ये एक ऐसी कंजंक्शन है जो कंपैरिजन करने वाली कंजंक्शन है, कंपैरिजन करने काम आती है, ऐसे ये स्ट्रक्चर भी कंपैरिजन करने के काम आता है। अब समझिए फिर वही बात, अगर ये कंजंक्शन है तो आगे क्लोज होगा। अब ये वाली जो कंजंक्शन है ये तो पूरे इस क्लोज को ज्वाइन कर रही है, इसको भी चाहो तो कर लो ब्रेक। कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, गिव मेन वर्ब है, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान आ रहा है? मैंने आपको एक लेक्चर दिया था ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब वाला। गिव एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, हर क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन बीइंग का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, वो टू हुम या फॉर हुम यानी ह्यूमन बीइंग जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गिव व्हाट? चांस। ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन है, टीम इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इतनी बात जान गए? ये तो खाली सेंटेंस बड़ा करने के लिए लिख दिया मैंने, एरर तो यहीं तक था। स्वाति इज एज गुड एज ही इज। स्वाति इज एज गुड एज ही इज, जितना वो बढ़िया है स्वाति भी उतनी बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? ही इज अंडरस्टूड है। देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ही इज, ये इज वर्ब यहाँ पे अंडरस्टूड है, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसका मतलब यहाँ पे हिम नहीं क्या आएगा? ही आएगा। समझ आ गया? ये एक कंसेप्ट था आपके लिए, बढ़िया कंसेप्ट है, काफ़ी एरर आते हैं। इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है वो इससे भी बढ़िया है। ठीक, इस पर बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, इस कंसेप्ट को डील कर लेते हैं। देखो बुक के अंदर आपको एक रूल मिलेगा, अप्लाई, एब्सेंट, प्रेजेंट, एडजस्ट, अडॉप्ट, ये जितनी वर्ब दे रखी है ना, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। आपको बुक के अंदर ये रूल मिलेगा। ठीक है जी। एक तो तरीका, इनको रट लो, सुबह शाम रट्टे बैठाओ इन वर्ब के, याद हो जाएंगी, कभी ना कभी तो होंगी, 2-3 साल में याद हो जाएंगी मेरे भाई। समझिए, मैं ये भी नहीं कहता कि इनको याद करना मुश्किल है, इनको तो याद तो मैं अभी 2 मिनट में करा दूंगा, लेकिन समस्या तब आएगी जब ये वाली वर्ब आ रही होंगी और फिर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लग रहा होगा। फिर तुम हो जाओगे परेशान कि सर ये क्या हो गया, आपने तो रूल पढ़ाया था इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा और लगा नहीं। तो अगर ये जानना है ना इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लगा, तो ये भी देख लेना है कि कब नहीं लगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों चीज़ें आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे सेंटेंसेस पे। शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है जी। देखो यार, मेरे जो पढ़ाने के तरीके ना सारे इंटरलिंक्ड हैं। अब बच्चे ने कोई बच्चा कह रहा था कि सर 1 महीना हो गया प्रोनाउन चैप्टर ही चल रहा है। मेरे भाई प्रोनाउन चैप्टर मैंने तुझे जेनेट भी पढ़ा दिया, इन्फिनेटिव भी पढ़ा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा दिया, क्लॉजेज भी पढ़ा दिए तुझे ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी पढ़ा दी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका नाम बच्चों ने प्रोनाउन रख रखा है। ये प्रोनाउन चैप्टर है नहीं, ये मेरा अंग्रेजी का बेसिक है सारा का सारा। जितना मैं बच्चे में बेसिक डालना चाहता हूँ वो सारा दे चुका हूँ मैं अभी तक। समझ में आया? तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब वाला, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। बेसिकली सारी की सारी वर्ब जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा और कब नहीं आएगा उनका लॉजिक जानेंगे। काम करते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, फिर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखना जरा,
मदर टेरेसा किसी का नाम है, सब्जेक्ट, ये क्या बना, वर्ब बन गया। फॉर प्रिपोजिशन बन गया, सर्विसेज प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑफ प्रिपोजिशन बन गया, ह्यूमैनिटीज प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी बात आई समझ में? अगला ब्रेक, अभी बता रहा हूँ आंसर, ठीक, इसको ब्रेक करता पहले। ये सब्जेक्ट बना, अप्लाइड वर्ब बना, फॉर प्रिपोजिशन बना, जॉब इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। इन प्रिपोजिशन है इंडियन रेलवेज। अब इसमें मैं चाहूँ तो देखो, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है, रेलवेज क्या है, नाउन है, और ये दोनों के दोनों इस प्रिपोजिशन का, ये रेलवेज प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन इसकी बजाय आपको ऐसे तोड़ना चाहिए, इंडियन रेलवेज है ना बच्चे, एक संस्था का नाम है, अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इसको आगे अलग अलग मत तोड़ा करो, इसको पूरे के पूरे को कंपाउंड नाउन मान लिया करो, ठीक है। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन रेलवेज। वी क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है, अलॉट, अलॉट क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बनाएगा यहाँ पे, अलॉट, आई ट्रस्ट हिम अलॉट, ठीक है, क्या करेगा, एंजॉय की, आई ट्रस्ट हिम अलॉट, ट्रस्ट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बनेगा। एड प्रिपोजिशन है, पार्टी इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है, एंजॉय यहाँ पे मेन वर्ब है, मूवी इस एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अलॉट यहाँ पे फिर से एडवर्ब है, एंजॉय की इंटेंसिटी बढ़ाने वाला, ठीक है जी। ही सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड यहाँ पे मेन वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, डिलीशियस एडजेक्टिव है, फूड को क्वालिफाई करने वाला, और फूड ऑब्जेक्ट है इस विद का। विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, ये फूड है, ठीक है जी। ही सब्जेक्ट है, वॉज, अब देखो यहाँ देखना, ही वॉज सेटिस्फाइड। थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट बोला मैंने, आई एम मैरिड वाला, ये वही कंसेप्ट है। ही वॉज सेटिस्फाइड, ये एक्टिव है कि पैसिव है, क्या है ये मेरे भाई? अगर इसको पैसिव मान लिया तो इसका मतलब हो जाएगा उसे सेटिस्फाई कर दिया गया। कहना क्या चाह रहे हो इसमें? ही वॉज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ फूड, वो फूड की क्वालिटी से सेटिस्फाइड था, ना कि उसे सेटिस्फाइड कर दिया गया था। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है, ना ये एक्टिव है, ना ये पैसिव है, ये लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस है, ये मेन वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। रट्टे बिठाने से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी में थोड़ी सी सेंस भी डेवलप करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड पैसिव नहीं है ये। आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये पैसिव नहीं है। सब में क्या है, ये बी की फॉर्म मेन वर्ब है और आगे लिखे गए ये V3 एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल्स हैं सारे के सारे। समझ में आ गई इतनी बात? इस पे आ जाओ। विद प्रेपोजिशन है, क्वालिटी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, फूड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ द आर्टिकल लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर कह सकते हो, लिखने में छोड़ दिया मैंने। विद द क्वालिटी ऑफ फूड लिखना पड़ेगा, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर आता है उससे पहले द आता है, ठीक। ये कोई इसमें एरर नहीं है, प्रोनाउन चैप्टर का एरर नहीं है, लिखने में छूट गया, इसको देख लेना। अब ये सारे सेंटेंसेस मैंने लिख दिए, ठीक है। अब एक एक करके बताता हूँ क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता, दोनों बातें करते चलेंगे। एंजॉय वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। वी एंजॉयड व्हाट, भाई क्या एंजॉय किया बता तो सही। समझ में आया? अब समझो, अगर इस, अब देखो क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला एंजॉय को, देखना जरा। वी एंजॉय एड प्रीपोजिशन ऑफ पार्टी, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, अलॉट तो एडवर्ब है। क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला? क्या नहीं मिला, ठीक। अब अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो फिर करें क्या? फिर करें क्या भी? अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं और ये वर्ब ऐसी है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए क्या रूल बना दिया कि जब भी ये वर्ब आए इनके बाद क्या आएगा, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या करता है? वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है जब एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आरसेल्स आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा हमने खुद को एंजॉय कराया, कराने वाले भी हम और करने वाले भी हम। समझ में आया? यहाँ एंजॉय वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा? एंजॉय कराना, क्योंकि एक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया तो कोई ना कोई डूअर और कोई ना कोई रिसीवर है। मैंने किसको रिसीवर बना दिया? खुद को ही रिसीवर बना दिया, क्योंकि और कोई ऑब्जेक्ट तो था नहीं। समझ में आया? इसलिए मैंने खुद को ही रिसीवर बना लिया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया। सीधी बात है, सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर इसको ऑब्जेक्ट मिल जाए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल रहा हो तो बहुत अच्छा, ना मिल रहा हो तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। देखना जरा, यहाँ लगेगा क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? वी एंजॉयड आरसेल्स द मूवी, लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। जब एंजॉय वर्ब को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मिल चुका है तो दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे पुट पर कर पाओगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो खुद ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये नो एरर। ये सारे सेंटेंसेस इसलिए कराना चाह रहा हूँ मेरे भाई ताकि चीज़ों को रटो नहीं। मैं भी रटा सकता हूँ ये सारी चीज़ें भी, एंजॉय वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेना, यहाँ नहीं लगा
करो इसको जस्टिफाई फिर। समझ में आया? ये सारी वर्ब ट्रांजिटिव है, आगे ऑब्जेक्ट आ जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। कंसेप्ट नंबर 1। अब आ जाओ कंसेप्ट नंबर 2 पे। मदर टेरेसा अप्लाइड फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ही अप्लाइड फॉर अ जॉब इन इंडियन रेलवेज। अब मैं अगर कहूं कि मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ, मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ, यहाँ तो आएगा और यहाँ नहीं आएगा। तुम कहोगे ये क्या बात हुई सर? अब रटने वाले तो फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि अप्लाई वर्ब के बाद तो उन्होंने रट रखा है। मेरे भाई वो ज्ञान अधूरा है। अप्लाई वर्ब के 3 मीनिंग होते हैं। अप्लाई वर्ब का एक मीनिंग होता है, इधर से बता देता हूँ। अप्लाई वर्ब का एक मीनिंग होता है सेक्रीफाइस कर देना, खुद को कुर्बान कर देना, ठीक है। तब ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, तब इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी को तो सेक्रीफाइस करोगे ना। अप्लाई वर्ब का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए आवेदन देना, टू सेंड एन एप्लीकेशन, किसी चीज़ के लिए आवेदन देना। समझा? किसी चीज़ के लिए आवेदन देना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आवेदन नहीं होता कभी भी, उसके लिए आपने आवेदन दिया है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? फॉर समथिंग, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी, अगर प्रेपोजिशन आएगी तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे लगाना, तीसरा एक और मतलब भी होता है, ही अप्लाइड अ लॉट ऑफ प्रेशर, ही अप्लाइड प्रेशर ऑन द पाइप। समझ में आया? यहाँ पे ट्रांजिटिव, ही अप्लाइड व्हाट? He applied pressure. He applied force. He applied a lot of force. He applied what? Force. यहाँ ट्रांजिटिव है, यहाँ ट्रांजिटिव है, यहाँ इंट्रांजिटिव है, ठीक है। He applied for a job. He applied job नहीं, He applied what job? नहीं मेरे भाई, He applied for a job. उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो इसमें इंट्रांजिटिव रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अप्लाई वर्ब जब भी आए आपने रट्टा बिठा दिया कि अप्लाई वर्ब जब भी आएगी तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। अप्लाई वर्ब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ जब उसका मीनिंग ये आ रहा हो तब आएगा, खुद को कुर्बान कर देना। अब मदर टेरेसा ने क्या किया? जॉब के लिए कोई अप्लाई किया क्या? आवेदन भेजा क्या सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए? नहीं मेरे भाई, इसलिए यहाँ हरसेल्फ आया, क्योंकि इस मीनिंग में अप्लाई वर्ब कैसी होती है? ट्रांजिटिव होती है, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। अप्लाई करने वाली भी मदर टेरेसा, और किया किसको? किया खुद को। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ हरसेल्फ आया, या नहीं आएगा क्योंकि इस केस में तो ये इंट्रांजिटिव रहती है। जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जॉब को नहीं अप्लाई करोगे। अगर ये लिख दिया, यहाँ से फॉर हटा दिया, ही अप्लाइड द जॉब, उसने जॉब अप्लाई कर दी, वह जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस केस में नो एरर। अब आ जाए इस पे। अब देख मैंने क्या किया कि सेटिस्फाई वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही सेटिस्फाइड, ही सेटिस्फाइड, अगर मैं कहूँ ही सेटिस्फाइड हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को सेटिस्फाई कर दिया बाय गिविंग देम चॉकलेट्स, और कुछ भी लगा लो, ही सेटिस्फाइड हिज चिल्ड्रन बाय गिविंग देम अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, कर सकता है सेटिस्फाई। अब मुझे बताओ क्या इसमें सेटिस्फाई वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया क्या? मैंने दिया ही नहीं। अगर सेटिस्फाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, आपने नहीं दिया तो गलत हो गया। फिर क्या करो भाई? कोई चारा नहीं है, खुद को ही सेटिस्फाई कर लो। उसने खुद को सेटिस्फाई कर लिया, उसने खुद को ही सेटिस्फाई कर लिया, करने वाला भी ही और होने वाला भी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ग्रामर का एरर भी रिमूव हो गया क्योंकि सेटिस्फाई वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया। और अब मीनिंग क्या हुआ? उसने खुद को सेटिस्फाई कर लिया डिलीशियस फूड से, ठीक है जी। अब बच्चे कई बोलते हैं सर ये तो छोटे छोटे एरर हैं, ऐसे पेपर में आते हैं क्या? मेरे भाई इसको 1 किलोमीटर और लंबा कर सकता हूँ मैं आगे। ही सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, ऐसे कर दूं तो कंसेप्ट वही रहते हैं, एरर जस्ट बड़ा कर दिया जाता है एरर को धुंधला करने के लिए। कंसेप्ट ऐसे ही समझने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिस करिए। बच्चे पूछ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कोई किताब बता दो यार, अलग से वीडियो बनाई तो थी मेरे भाई कि कौन कौन सी किताबें, उस वीडियो को देख ले, वो किताब खरीद ले। कह रहे पीडीएफ डाल दो, अब लेक्चर भी बनाऊं, जॉब भी करूं, पैरामाउंट भी जाऊं, मेरे भी घर बार है, तुम पीडीएफ भी मांग रहे हो। तो 50 रुपये खर्च कर लो यार, वो किताब खरीद लो। कहाँ लेके जाओगे इतने पैसे भाई? बर्गर खा जाते हो 50 रुपये का 1 मिनट में। तो वो जो वीडियो बनाई थी उसमें किताबें बता दी हैं, वो किताबें खरीदिए और उनसे प्रैक्टिस करिए, ठीक। प्रैक्टिस करने से काम आएगा, वीडियो देखने से होगा नहीं पेपर में आपसे। आ जाओ इस पे। द सन हिड इटसेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक। ये वाला तो कंसेप्ट हो गया मेरे भाई। इसके कम से कम 20 और एग्जाम्पल मिलेंगे आपको नोट्स के अंदर, उन नोट्स के अंदर देखना। इसके कम से कम आपको 10 और एग्जाम्पल मिलेंगे नोट्स के अंदर, ठीक है जी। डिटेल दे रखी है, उनको देख लेना। कंसेप्ट्स मैंने बता दिए हैं। अब तीसरे रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको बुक के अंदर एक दूसरा रूल मिलेगा। क्या मिलेगा? कि ये वर्ब है, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी मत लगाया करो। मूव है, स्टॉप है, रेस्ट है, कंसंट्रेट है, बहुत सारी वर्ब हैं, क्वालिफाई है, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लगाना।
समस्या कब हो जाएगी, फिर वही समस्या, वो वाली वर्ब आ रही होगी और फिर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रहा होगा या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, तब तो परेशान हो जाओगे तुम, अबे ये क्या कर दिया। समझ रहे हो? तो चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे कि कब आना है और कब नहीं आना है, उसको क्लैरिफाई करके चलेंगे। ठीक है जी, देखना ज़रा, मैंने क्या कहा कि वो जो वर्ब है ना यार, वो नोट्स में देख लेना, लास्ट मिसलेनियस का लास्ट पॉइंट वही मिलेगा आपको, देखना ज़रा। अब उसके अंदर एक वर्ब आएगी हाइड वर्ब के बाद वो कहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। ठीक है, अब काफ़ी टीचर इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि हाइड वर्ब ना इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, देखना ज़रा। दे सब्जेक्ट है, हाइड मेन वर्ब है, ये हाइड की वर्ब की फॉर्म है हिड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। दे हिड व्हाट, दे हिड द मनी, अंडर प्रिपोजिशन है और मैट्रेस इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ हाइड वर्ब एक्शन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस सेंटेंस को देखो, द सन सब्जेक्ट है, हिड यहाँ पे मेन वर्ब है, इटसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, बिहाइंड यहाँ पे प्रिपोजिशन है और क्लाउड यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? अब देखना ज़रा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक ही वर्ब ना दो टाइप से यूज़ हो सकती है, एक ही वर्ब 2, 3, 4, 50 तरह से यूज़ हो सकती है। मैंने आपको ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव वाले में एक कंसेप्ट पढ़ाया था, सॉरी ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव वाले में नहीं, वर्ब के बेसिक में, वर्ब के बेसिक में पढ़ाया था कि वर्ब 3 चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। हैपनिंग वाला याद आ रहा है? देखो, एक ही वर्ब थी स्टॉप, ही स्टॉप्ड द बॉल, ही स्टॉप्ड द बॉल, ही सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है और बॉल उसका रिसीवर है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्या रोका? बॉल रोकी। यहाँ पे स्टॉप वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर मैं कह दूं द बॉल स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, बॉल जो थी वो रुक गई 100 मीटर के बाद। अब इसके अंदर क्या क्या कोई, मुझे बताओ, कोई डूअर है? कोई डूअर ही नहीं। रुकने वाली बॉल और उसके आगे आपने क्या रख रखी है? एक्टिव में वर्ब लिख रखी है द बॉल स्टॉप्ड। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक्टिव में तो सब्जेक्ट डूअर होता है, ये तो डूअर है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे स्टॉप हैपनिंग वर्ब है। उस लेक्चर को अगर नहीं देखा दोबारा देख लेना, उम्दा लेक्चर था वो, 1 नंबर का। समझ में आया? एक वर्ब होती है एक्शन वर्ब, जिसमें कोई काम करता है और वो काम किसी पे किया जाता है। एक वर्ब होती है जो काम अपने आप हो जाए, हैपनिंग वर्ब। ठीक है जी, द बॉल स्टॉप्ड, द चेयर ब्रोक, कुर्सी टूट गई। समझ में आया? अब मुझे बताओ, सूरज बादलों के पीछे छुप गया, सूरज बादलों के पीछे छुप गया कि सूरज ने बादलों के पीछे खुद को छुपा लिया, हिड वर्ब है, ये डूअर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाते हो? जब एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। मदर टेरेसा ने खुद को अप्लाई कर दिया, करने वाली मदर टेरेसा, होने वाली भी मदर टेरेसा, हाँ कि ना? ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, करने वाला भी ही और होने वाला भी। सूरज ने खुद को छुपा लिया बादलों के पीछे, ये कहते हो कि सूरज छुप गया बादलों के पीछे? मेरे भाई वो छुप गया। यहाँ पे ये हैपनिंग वर्ब है। अगर ये हैपनिंग वर्ब है, आपको मैंने उस लेक्चर में बताया था हैपनिंग वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपने शुरू में सब्जेक्ट ही बना के लिख रखा है, जो रुक रहा है, जो चीज़ रुकी, द बॉल स्टॉप्ड, ऑब्जेक्ट लिख दोगे तो फिर वो रिसीवर हो जाएगा। रिसीवर तो खुद ही बॉल थी। वो वर्ब का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब हैपनिंग वर्ब होती है तो जिसपे वो काम हुआ होता है वो खुद ही सब्जेक्ट होता है। पढ़ा रखा है आपको वहाँ पे। तो अब समझिए कि छुपा कौन? सूरज ही छुपा है। सूरज ने खुद को छुपा लिया, मेरे भाई सूरज छुप गया। यहाँ ये हैपनिंग वर्ब है। अगर ये हैपनिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट ही नहीं हो सकता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का ही तो काम करता है। समझ आया? काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसका रूल भी देख लेंगे आप उसके अंदर। एक बार आपको मैं ये वाली वर्ब्स याद करा देता हूँ एक स्टोरी सी सुना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, मैं स्टार मार्क करूँगा इसको, ठीक है? बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो खुद जान जाएंगे। ये सारी ऐसी वर्ब है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने होते हैं। क्यों लगाने होते हैं, कब नहीं लगाने होते हैं, सब बता दिया आपको। इसको देख लो जरा, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है? ये वर्ब याद कराने के लिए। मान लो आपने एसएससी के लिए अप्लाई कर दिया, एसएससी के लिए आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप कोचिंग वोचिंग लेने पहुंच गए कहीं, मान लो मुखर्जी नगर ही पहुंच गए। अब नए नए गए हो, पहले रूम भी देखना है, पीजी भी देखना है, कोचिंग तुमने पहले दिन ही ज्वाइन कर दी, है ना? कोर्स शुरू हो गया था भाई, बढ़िया टीचर का बैच था। शुरू में कुछ दिन एब्सेंट रहे, फिर प्रेजेंट रहने लगे कॉन्टीन्यूसली, और दिल्ली में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले नहीं देखी थी तुमने, ठीक? उनको देखने वास्ते एब्सेंट प्रेजेंट रहे, फिर सोचा पढ़ना तो है ही भाई, क्लास में प्रेजेंट रहने लग गए ज़्यादा। फिर अब दिल्ली के जो लड़के थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भाई, तुम अपना गांव से आए हो, पहले कोचिंग नहीं कर रखी,
खुद को एडजस्ट करने की, अडाप्ट करने की, एक्विट करने की पूरी कोशिश करी। तीनों का मतलब क्या है, खुद को ढालना बेसिकली, ठीक है। अप्लाई का मतलब भी यहाँ पे देखो मैंने कहानी सुनाने के लिए जरूर क्या दिया, आवेदन देना। ये आवेदन देना वाली अप्लाई नहीं है, यहाँ पे भी अप्लाई का मतलब ये वाला है, न्यौछावर करना। कहानी में आपको जरूर मैंने वो बोल दिया है, लेकिन अप्लाई वर्ब का मतलब ये वाला होता है, न्यौछावर करना, ठीक है जी। पहले मैं उसको यहाँ लिखा करता था अप्लाई को उस कहानी में, अब थोड़ा सा शुरू में वहाँ लिखने लग गया। ध्यान रखना अप्लाई का ना न्यौछावर करना। शुरू से शुरू करते हैं। आपने सोचा, चलो ऐसे कर लेते हैं कहानी को। आपने सोचा अब तो जीवन न्यौछावर कर देंगे, किसके लिए, एसएससी के लिए। आपने अप्लाई कर लिया खुद का जीवन, ठीक। अब आपने क्या किया, एब्सेंट रहे, प्रेजेंट रहे, दिल्ली कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद खुद को एडजस्ट करने की, अडाप्ट करने की, एक्विट करने की पूरी कोशिश करी। एग्जर्ट मतलब, एग्जर्ट वर्ब का मतलब होता है झोंक देना, जिसको बोलते हैं दिन रात एक कर देना, वो कर दिया। फिर भी भाई तुम्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, बहुत हर्ट हो जाते हो इन चीज़ों को देख के कि सबको तो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टीचर जब देखो अबे भोंदू तुझे आता है क्या, अबे हरामखोर तुझे आता है क्या, बार बार वो कमेंट मारता है, रोज टूटते हो अंदर से, हर्ट हो जाते हो। प्रोस्टेट का मतलब होता है झुकाना, ठीक है, अंदर से मन झुका दिया उसने तुम्हारा बिल्कुल, टीचर ने रोज बेइज्जती कर करके। सबमिट, रिजाइन, रिकनसाइल, अब ये अप्लाई वर्ब की तरह इनके भी काफ़ी सारे मतलब होते हैं। सबमिट एक तो सबमिट करना, डिपॉजिट करना, यहाँ इन तीनों के वो मतलब नहीं है। रिजाइन त्याग पत्र देना वो मतलब नहीं है। यहाँ इन तीनों का मतलब है हार मान लेना, घुटने टेक देना, खुद को सरेंडर कर देना। जब इनका ये मतलब हो तब इनके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नोट्स में एरर है, देखना उनको, ठीक है। क्या कहाँ तक पहुँच गए थे, उसने टीचर ने बहुत हर्ट कर दिया था आपको, अंदर से झुका दिया था। फिर आपने सोचा नहीं हो पाएगा मेरे से, सबमिट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, रिकनसाइल कर दिया, बिल्कुल सरेंडर कर दिया। आप बैग पैक करके घर जाने वाले थे, फिर एक लड़का आया, ठीक है, आपको एक दिन कोचिंग में मिला। कहता यार ये देखिए ना अमन सर की वीडियो है, ये देखी है क्या तूने। भाई तुमने कहा मैंने तो नहीं देखी यार। क्या भाई एक नंबर का पढ़ाता है, एक बार देख तो सही। देखनी शुरू करी, उसने अमन सर को तुमसे इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक। तुमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अवेल का मतलब होता है लाभान्वित करना, खुद को फ़ायदा उठाना किस चीज़ का। तुम्हें तो अंग्रेजी में मज़ा आने लग गया, एंजॉय करने लग गए, तुम तो एकदम सेटिस्फाई हो गया, अबे इसको कहते हैं अंग्रेजी तो, ठीक। और जैसे ही अगली बार टीचर ने कुछ पूछा, तुमने तो भाई उसका एक्सरे कर दिया सेंटेंस का, ठीक। इससे तुम्हारी इज्जत वापसी आ गई। तो ऐसे आप इन वर्ब्स को याद कर सकते हैं, ठीक है जी। एक छोटा सा और मैं बात करना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ये इतना करने का पेपर में टाइम होता है क्या। मेरे भाई इतना नहीं करना है पेपर में, ये चीज़ों को समझने के तरीके हैं भी। ये रूल लगा तो क्यों लगा, पेपर में आप वैसे ही करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे और एरर निकाल लेंगे, लेकिन वो हो कब पाएगा जब आपको सारे रूल आते हो। सारे रूल आ कैसे पाएंगे, रटने से तो आ नहीं पाएंगे, समझ से आ पाएंगे। इन रूल्स को समझिए, एक चैप्टर में 500 एरर की प्रैक्टिस करिए, 2-2 सेकंड में एरर निकलेंगे आपके, ठीक। ये सब ये ब्रेक कर रहा है, ये आपको इंग्लिश की समझ देने के लिए किया जाता है। पेपर में बैठ के ऐसे ऐसे करने लग गए तो तुम एरर करोगे, दुनिया पेपर करके निकल जाएगी। ये आपको अंग्रेजी की समझ देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है जी। एक छुटपुट रूल और रह गया है, 231 सीक्वेंस चलता है, 122, वो सब देख लेना नोट्स में, बिल्कुल ईजी है वो, उसमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हुई और अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम जल्दी ही, ठीक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया मेरे भाई, उसको शेयर करिए। देखो मैंने बोला नहीं है काफ़ी वीडियो से, मैंने बहुत पहले एक बार बात करी थी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तभी पूरा कोर्स दूंगा, मैंने वो कंडीशन भी हटा दी है, ठीक है। तो आप अपनी ईमानदारी से इन चीज़ों को शेयर करिए। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे, 12 तक तो मैंने अपने टीचर 7 वालों को बोल के उनसे पोस्ट वोस्ट डलवा के 7 से 12 हज़ार होने में सिर्फ 2 दिन लगे थे। अब ये 12 से 18 होने में 1 महीना निकल चुका है। इसका मतलब आप लोग शेयर वेयर कम कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो 1-2 बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वो शेयर कर रहे हैं, बाकी सब वीडियो देखते हैं जयराम जी की। मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।